और 19 से है, 19 तारीख से है, 19 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो आज के वीडियो में आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं क्या इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के, जिसका कोड आपका है KS202T। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बच्चे कुछ शॉर्ट में मांगते हैं कि हमें केवल 1 महीने पढ़ने का टाइम है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दीजिए जिससे मैं जल्दी से कवर करके कम से कम मेरा बैक क्लियर हो जाए, कम से कम बैक ना लगे मुझे केमिस्ट्री में। तो उसके लिए मैं लाई हूँ। वैसे इतने सारे टॉपिक अगर आप तैयार कर लेंगे तो बैक क्या, आपके अच्छे परसेंटेज भी आएंगे। मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आपकी तैयारी पर भी डिपेंड है। ये फर्स्ट पेज इसीलिए मैंने लगाया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें आपके एमओटी है, सीओ है। ये यूनिट वाइज नहीं रखा है मैंने, टॉपिक वाइज रखा है। इसमें सारी आपकी 5 यूनिट इसमें कवर हो रही हैं। तो आज मैं यहीं पर डिस्कशन करूँगी, तो आप ये टॉपिक नोट कर लीजिए। फिर मैं अपने बोर्ड पे चलती हूँ और वहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमारे पास तो टॉपिक हैं, आपने भी जहाँ तक नोट करके रख लिए होंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और देखते रहिए कि कहाँ पर आपको क्या पढ़ना है। तो वही अभी हम शुरू करते हैं। आपका जैसे पहला टॉपिक आपका जाएगा, यूनिट 1 का टॉपिक है। यूनिट के बारे में मैं बताती रहूँगी, बाकी आप टॉपिक वाइज भी पढ़ेंगे तो भी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। पहला टॉपिक आपका बन रहा है एमओटी। तो चलिए स्टार्ट करें, ये आपका टॉपिक बनेगा और शॉर्ट में बताएंगे। लॉन्ग में अगर आपको किसी टॉपिक में स्पेशली आपको चाहिए तो इस जिसमें जितने भी टॉपिक्स हैं सब पे मेरे वीडियो बने हुए हैं। आप स्टैटिक केमिस्ट्री में जाइए और आपको जो भी चाहिए वो वहाँ से आप ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। आप चलिए एमओटी हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम तो शॉर्ट में ही यहाँ सब बताएंगे। अब पहला टॉपिक आपका जैसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एमओटी। ये अप्रोक्सीमेट 20 मार्क्स कवर करता है, लगभग 15 से 20 नंबर तक का पेपर जो है आपका कवर करता है। 100 मार्क्स आपको करने रहते हैं, बस पेपर जो है 180 के लगभग बनता है जाके। 7-8 क्वेश्चन की चॉइस रहती है आपके पास। तो उसमें अप्रोक्सीमेट 20 मार्क्स जो है एमओटी कवर करता है। एमओटी में है क्या क्या चीज़ देख लीजिए। एमओटी पर मैंने वैसे 2 वीडियो बनाए, मैं यहाँ शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। एमओटी में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्लियर होना चाहिए बहुत अच्छे से, 1 to 30 एटॉमिक नंबर तक का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि इसमें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कोई मतलब नहीं है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर आप कभी भी नाइट्रोजन को N नहीं बोलेंगे, यहाँ नाइट्रोजन मतलब N2 है। इसमें स्पेशली देखिए 3-4 मॉलिक्यूल मैंने दिए हैं, उन्हीं का स्पेशली आपको ध्यान देना है। जैसे ये O2 है, CO है और CN है। इसमें हेट्रो एटॉमिक है और होमो एटॉमिक है, पूरे हैं। तो आप जैसे 3-4 एग्जाम्पल तैयार कर लेंगे तो ये वैसे इंपॉर्टेंट मेन यही है एग्जाम्पल, लेकिन कई बार ये होता है कि कुछ और भी आ सकता है। तो आप इनको अगर तैयार करके रखेंगे तो वो भी आपसे हो जाएंगे। अब इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं और क्या ध्यान रखना है कि इसमें एक होता है LCO, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। यहाँ पर कोई ओवरलैपिंग जैसा या हाइब्रिडाइजेशन जैसा वर्ड आप यूज नहीं करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनते हैं वो इनकी जो फॉर्मेशन है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से होती है। और इसमें 2 तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, एक आपका बॉन्डिंग बनता है और एक आपका एंटी बॉन्डिंग बनता है। मैं ऊपर एंटी बॉन्डिंग लिख दे रही हूँ क्योंकि उनकी हायर एनर्जी रहती है और नीचे जो है बॉन्डिंग रहते हैं। तो इनको आपको केवल इससे जानना है कि इनकी लो एनर्जी होती है और ये हाई एनर्जी वाले होते हैं। और इनको दिखाया किससे जाता है, सिग्मा और पाई से। तो ये जो होता है सिग्मा स्टार और पाई स्टार से पता चलता है, ये सिग्मा और पाई से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये ध्यान रखना है। अब LCO का इस एमओटी का एप्लीकेशन मान लीजिए या एमओटी का क्या स्कोप होता है, उसके लिए है उसमें 3-4 चीज़ें हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है,
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अप टू 14 और एबव 14। ये 14 क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है। किसके इलेक्ट्रॉन है? मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन है। मतलब अगर हम O2 की बात करें तो O2 का मतलब यहाँ हो गया 16 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें होता है, तो इसमें अप टू 14 का मतलब है जैसे N2 तक जाते हैं, और या आप सोच सकते हैं जैसे आप CN में जा रहे हैं, जैसे ये 7, 6, 13 हो गए। इसी तरीके से एबव 14 में आपके चले जाएंगे, जैसे आपके NO हो जाएगा, जैसे आपका O2 हो जाएगा, ये सब आपके इसमें आ जाएंगे। तो इसमें 2 तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसको याद कर लीजिए। वो पढ़ा हुआ है, वैसे मैं बता देती हूँ, यहाँ बना ही देते हैं हम। यहाँ पर देख लीजिए अब, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और ये बनेगा अगला पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y। ये आप बाहु की तरीके से इनका भी एनर्जी के ही सीक्वेंस में ही बना हुआ है। ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है इनका। तो सिग्मा 2pz पाई 2px, ये स्टार वाला आ जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू पाई स्टार 2py। और इसके बाद एक बचा है आपका सिग्मा 2pz, तो ये यहाँ बन जाता है। अब इसमें खाली क्या होता है कि होता यही सब कुछ है, लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो ये सिग्मा स्टार 2s है, इसके बाद जो है आपका आ जाता है सिग्मा 2pz। इसको पहले कर देना है, बाकी तो ये जैसे है वैसे ही रहेगा। और इधर क्या करना है कि ये आपके पाई 2px, ये इक्वल एनर्जी वाले जो है, इनको आपको क्या करना है कि इनको इक्वल एक साथ रख देना है। मतलब जो एंटी बॉन्डिंग है वो और बॉन्डिंग, ये दोनों एक साथ रहेंगे। जबकि अप टू 14 में क्या होता है कि ये उसके बीच में सिग्मा 2pz आता है, लेकिन इसमें इक्वल रहेंगे। तो और हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन आपको डालना है। बस ये होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जितने भी ऑर्बिटल हैं, इनमें सब में आपको 2-2 इलेक्ट्रॉन डालना है। अब इसके बाद ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। दूसरा होता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है Nb माइनस Na। N का मतलब होता है नंबर, B मीन्स बॉन्डिंग, A मीन्स एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, हाफ होता है इनका। तो अब जैसे मान लीजिए इसमें एक एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, जैसे लिथियम का आप बनाएंगे तो लिथियम 2 है, तो लिथियम 2 में कितने 6 इलेक्ट्रॉन हो गए? तो ये हो गया सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। बाकी आपको ब्रीफ में देखना है तो आप एमओटी का मेरा वीडियो आप पूरा देख लीजिए। 2 वीडियो इस पे बने हुए हैं बहुत अच्छे से, आप वहां देख लीजिए, आपको सारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। और अगर आपको सिर्फ हल्का सा रिवीजन चाहिए तो आप यहाँ से देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना, इसमें सब में बना लीजिए। अब ये देखिए, अब इसमें बॉन्डिंग हमको कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 4। तो बीओ हमारा जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 अपॉन 2, यानी कि 1। ये बीओ हो गया। इसी तरीके से आपका मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है कि अगर 2 तरीके का है, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक में जहां 2 इलेक्ट्रॉन हो लास्ट सेल में, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि अनपेयर्ड हो, वो पेयर्ड हो। किसमें? बैलेंस सेल कह सकते हैं या लास्ट सेल कह सकते हैं। बैलेंस सेल कह लीजिए, ऑर्बिटल कह दीजिए, या जो भी है आपका सबसेल, जो भी लास्ट में पड़ेगा, उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो डायमैग्नेटिक। अगर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी ये तो गड़बड़ कर दिया हमने, सॉरी, देखिए इसको सही करते हैं। ये हो जाएगा, देखिए इसी में कर दे रहे हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन, और डायमैग्नेटिक में 2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा, मैंने लिखने में गड़बड़ हो गया। अब जैसे इसमें आप देख रहे हैं लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम मॉलिक्यूल अगर हमारा पूछा जाए कैसा है, तो ये है डायमैग्नेटिक। ठीक है, इसी तरीके से बाकी आप सबका निकाल लेंगे। ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक हो जाता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है, ऐसा ही एक एनर्जी डायग्राम बन जाता है। तो एनर्जी डायग्राम अगर हम लिथियम का बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, 2 लाइनें ऐसे सीधे से डाल देंगे, और इसमें हमारे पास 3 ऑर्बिटल है, तो तीनों ऑर्बिटल आप बना दीजिए। मतलब ऑर्बिटल का मतलब है 3 बॉक्स बन जाएंगे। ये सीधा बनाइएगा, इसमें थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, आप सीधा बनाइएगा। ये सब बहुत अच्छे से बने हुए हैं, बहुत शॉर्ट में यहाँ पर हम बता रहे हैं, बाकी ये सब बहुत अच्छे से आपको डिटेल में मिल जाएगा। यहाँ पर इसके 2-2 वीडियो बने हुए हैं, सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा 2s।
जितने ऑर्बिटल हैं उनका नाम जो है वो भी डाल दीजिए। हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, 2-2 डाल दीजिए। अगर एक होता तो हम 1 इलेक्ट्रॉन डाल देते। बस ध्यान ये रखना है कि जो ये आपके इक्वल एनर्जी वाले हैं उन पर ध्यान देना पड़ता है कि अगर यहाँ तक आते आते आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे, अगर एक बचा तो कोई दिक्कत नहीं है, पाई टू पी एक्स में चला जाएगा। लेकिन अगर 2 बचे तो आपके एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में पड़ेंगे, उसके बाद पेयरिंग होगी। यहाँ थोड़ा सा हुन से इंस्पायर है ये, तो हुन्स रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखना पड़ता है कि अगर हमारे इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो पहले जाएगा, लेकिन अगर 2 है तो 1-1 दोनों में जाएगा। अगर 3 है तो पहले में 2 जाएंगे, दूसरे में 1 जाएंगे। 4 होंगे तो नेचुरली ये 2-2 जाएंगे। सेम कंडीशन आपके एंटी मॉर्निंग वाला जो एनर्जी सेम एनर्जी वाला ऑर्बिटल्स है उनमें भी यही करना है। बाकी आपको बहुत ब्रीफ में चाहिए, बहुत डिटेल में चाहिए तो आप वीडियो देखिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। बाकी ये तो सिंपल रिवीजन है। तो आप टॉपिक देखते रहिए। देखिए फर्स्ट यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 20 मार्क्स का है। इसमें बहुत से क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कि अगर किसी मॉलिक्यूल जैसे स्पेशली हीलियम मॉलिक्यूल पे आता है क्वेश्चन कि हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों नहीं होता है, या हीलियम जैसे ही कुछ और मॉलिक्यूल है, तो उसमें भी आपको बस यही देना है कि जीरो बॉन्ड ऑर्डर जिसका भी आएगा वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं होगा। मैग्नेटिक बिहेवियर प्रेडिक्ट करना है तो वो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, लास्ट सेल को देख के बता दीजिए इस तरीके से। और अगर फुली एक्सप्लेन करने के लिए बड़ा क्वेश्चन आ रहा है 10 नंबर में, तो उसमें आपको सारी चीजें बतानी रहेंगी, एनर्जी डायग्राम और ये सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्यू वगैरह सारी चीजें। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर का एक रिलेशन भी होता है। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर जो है ये बॉन्ड लेंथ के अपोजिट होता है। इसमें हम कर दे रहे हैं बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, और इन सब के चाहे प्रोपोर्शनल के निशान लगा लीजिए, चाहे अपने समझने के लिए इक्वल लगा लीजिए। बॉन्ड स्टेबिलिटी और ये सारी चीजें जो होंगी इसमें सब इक्वल होंगी। बॉन्ड लेंथ है, और ये जो खाली आपकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर इनमें से किसी में भी कंपैरिजन पूछा जा रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी, तो इनमें आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है और इसी फार्मूले से आप कंपेयर करके बना देंगे। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो हो गया। अब उसके बाद आपके इसमें आता है एलसी। एलसी का मतलब है लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल नाम से ही पता चला है कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर से 10 नंबर तक में बीच में आता है ये। तो ये क्या है, लिक्विड है और क्रिस्टल है। क्रिस्टल एक वर्ड है जो सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है। क्रिस्टल का मतलब होता है सॉलिड, तो सॉलिड और यहाँ पर लिक्विड भी पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो लिक्विड और सॉलिड दोनों को रिप्रेजेंट करती हैं। बिल्कुल सेम कंडीशन है, इसीलिए इसको जो है एक फेस मार्फोलॉजी इसमें शो की जाती है। मतलब इसमें होता है कि जो क्रिस्टल हमारे होते हैं उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं बिल्कुल सटे हुए होते हैं, उनके बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस वगैरह कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल ऐसे वेल अरेंज्ड होते हैं। जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं वो हो सकता है एक ऑर्डर उनके पास हो, लेकिन वो बिल्कुल सटे हुए नहीं होंगे, उनके बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस जो है बहुत अच्छा खासा होता है और उनकी कोई सीक्वेंस उनका वेल ऑर्डर्ड नहीं होता है। तो ये हो गया सॉलिड और ये हो गया लिक्विड आपका। लेकिन लिक्विड क्रिस्टल जो होता है वो इन दोनों के बीच की कंडीशन होती है, यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेस तो होगा बट उनका एक वेल ऑर्डर्ड होंगे और वेल ओरिएंटेशन होगा, उनका एक मतलब एक सीक्वेंस होगा उनका। तो ये बन जाते हैं आपके एलसी। मतलब सॉलिड और क्रिस्टल और लिक्विड के बीच की जो कंडीशन है वो कहलाती है लिक्विड क्रिस्टल। और इसका यूज आजकल सबसे ज्यादा है, आप देखते ही हैं जितना भी आपके हाथ में सुपर कंप्यूटर है, मोबाइल है, वॉचेस हैं, डिजिटल जितना भी चीजें हैं जिसमें भी डिस्प्ले है उसमें सब में लिक्विड क्रिस्टल यूज होता है। अब लिक्विड क्रिस्टल बनता किससे है, जो आपके इसके एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एप्लीकेशन पे 2 नंबर से लेकर 5 नंबर तक फुल क्वेश्चन बनते हैं। तो है क्या क्या ये देख लीजिए पहले। लिक्विड क्रिस्टल जो होता है, एक तो ये इसका डिफिनीशन हो गया या इंट्रोडक्शन है। उसके बाद इसमें जो है लिक्विड क्रिस्टल जो होते हैं ये 2 तरीके के चीजों से मिलके बनते हैं। एक जो इनका सॉलिड पार्ट होता है, सॉलिड पार्ट जो होता है उसको कहा जाता है मेसोजन।
मेसोजन पे एक शॉर्ट नोट भी आता है। मेसोजन जो होता है हार्ड पार्ट होता है, हार्ड ऑर्गेनिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक रिंग से बना होता है, एरोमेटिक रिंग से बना होता है। और जो इनका फ्लेक्सिबल पार्ट होता है वो एरोमेटिक या एलिफेटिक कंपाउंड से मिलके बना होता है। अब जैसे कोई भी आपका कंपाउंड है तो उसमें एक सिंपल सा एग्जांपल है, ये देखिए एरोमेटिक पार्ट जो दिखा रहा है ये मेसोजन हो गया, ये है आपका मेसोजन। और इसी में हम इसके अगल बगल लगा देते हैं ये एलिफेटिक पार्ट लग गया। तो ये जो पार्ट हो गया ये मेसोजन हो गया, और इसके बॉर्डर पे जो लगे हुए हैं ये फ्लेक्सिबल पार्ट हो गया, ये पूरा मिला के हो गया लिक्विड क्रिस्टल। तो मेसोजन के जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक डिस्कोटिक होता है, एक कैलामिटिक होता है। मेसोजन पर भी शॉर्ट नोट बनता है। तो कैलामिटिक तो मैंने यही बताया जिसमें रॉड शेप्ड मेसोजन होता है, रॉड शेप्ड मेसोजन होता है। एक होता है डिस्कोटिक जिसमें डिस्क शेप होता है, जिसका एक एग्जाम्पल है लिक्विड क्रिस्टल पे भी वीडियो बने हुए हैं, आप वहां देख लीजिए, वहां पूरा आपको डिटेल में इसमें मिल जाएगा। अब स्पेशली जो आपका बड़ा क्वेश्चन लिक्विड क्रिस्टल में बनता है वो बनता है लिक्विड क्रिस्टल का क्लासिफिकेशन। तो लिक्विड क्रिस्टल वैसे तो दो तरीके का है, थर्मोट्रॉपिक और लायोट्रॉपिक। थर्मो का वर्ड ही नाम से पता चल रहा है, थर्मो का मतलब थर्मल चेंज है, हीट चेंज के अकॉर्डिंग होते हैं क्लासिफिकेशन। और लायोट्रॉपिक जो है वो बायोलॉजिकली होता है। तो आपको स्पेशली पढ़ना है थर्मोट्रॉपिक। थर्मोट्रॉपिक एलसी स्पेशली आपको पढ़ना है। थर्मोट्रॉपिक एलसी जो होता है ये 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको थर्मल ट्रांजिशन के भी आप पर। इसमें आपका ये बनता है आइसोट्रॉपिक, न्यूमैटिक, सिमेटिक और है चिरल। आइसोट्रॉपिक जो होता है इसमें जो है मॉलिक्यूल्स पूरे रैंडम बिखरे रहते हैं, मॉलिक्यूल जो होते हैं इनका कोई ओरिएंटेशन कोई अरेंजमेंट कुछ भी नहीं होता, ये आइसोट्रॉपिक हो गया। रैंडम मॉलिक्यूल होते हैं, रैंडम वर्ड आप यूज करेंगे इसमें, रैंडम मॉलिक्यूल होते हैं। नेमेटिक में क्या होता है, खास बात नेमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका खास बात क्या है, एक तो इसमें मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी है, पोलैरिटी है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिएक्ट करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये, इसीलिए इनको एलसीडी में यूज किया जाता है, लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस में इसका यूज होता है। तीसरी चीज इनकी क्या है, इनका जो ओरिएंटेशन है, इनका जो अरेंजमेंट है वो रैंडम नहीं होता है, इनका एक सीक्वेंस होता है, यानी कि एक ये इधर उधर तो पड़े रहेंगे लेकिन इनका एक ओरिएंटेशन रहेगा, जैसे कहीं भी पड़े हुए हैं, ये मान लीजिए ये कोई ऊपर जा रहा है कोई थोड़ा सा नीचे की तरफ है, कहीं भी है, लेकिन इनको आप देख रहे हैं कि इनका ओरिएंटेशन ऊपर की तरफ है। तो ये सारे हो गए नेमेटिक एलसी। अब सिमेटिक एलसी में क्या होता है कि ये रैंडमली नहीं रहेंगे बिल्कुल भी, इनका ओरिएंटेशन होने के साथ साथ ये एक सीक्वेंस में भी लगे रहेंगे। तो एक इसमें सिमेटिक ए और सिमेटिक सी दो तरीके का होता है, जिसमें एक लेयर जो होती है बिल्कुल स्ट्रेट लेयर बनेगी, एक लेयर में क्या होता है थोड़ा सा एंगल दे दिया जाता है। अब जैसे ये देखिए ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये सिमेटिक एलसी। इसमें एक वर्ड आता है सोप लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है, इसमें लेयर्स होती हैं और एक दूसरे पर स्लिप करती रहती हैं साबुन की तरीके से। ये सिमेटिक ए और सिमेटिक सी होता है। चिरल एलसी जो होते हैं, चिरल एलसी में क्या मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इसमें जैसे कई बॉक्सेस होंगे तो ये ट्विस्टिंग दिखाते हैं, जैसे स्पाइरल में होता है। तो स्पाइरल में क्या होता है कि ये बॉन्ड इधर से, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर से गिरते रहेंगे और अलग अलग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते जाते हैं। अब जैसे ये यहाँ से ये आया, जैसे स्पाइरल आप देखते हो आपके रजिस्टर में बनता है, तो मॉलिक्यूल इस तरीके से बनते रहेंगे। तो स्पाइरल फॉर्मेशन जिसमें होता है वो चिरल। ये हो गया एलसी। स्पेशली आपको थर्मोट्रॉपिक एलसी ही पूछा जाता है, उसी को तैयार करना है। नोट्स वगैरह की किसी को कोई दिक्कत हो तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, तब मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ये हो गया एलसी।
एलसी का स्पेशली पूछा जाता है लिक्विड क्रिस्टल के एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस इसके सबसे ज़्यादा यूज जो इसका है वो इसका डिजिटल यानी कि ऑप्टिकल गुड्स में है। स्पेशली जैसे आपका ये डिजिटल जितना भी है, आपकी वॉचेस हैं, सुपर कंप्यूटर है, और ये आपके मोबाइल्स हैं, और लैपटॉप हैं, डेस्कटॉप हैं, इनमें सब में तो इसका यूज़ है ही। उसके अलावा इसका मेडिसिनल यूज़ भी है और ऑप्टिकल यूज़ भी है, जैसे थर्मोमीटर वगैरह है। तो ये याद कर लीजिएगा। हेल्थ में भी इसको यूज़ किया जाता है, मेडिकल इंडस्ट्री में भी इसका काफ़ी यूज़ है। तो स्पेशली आप समझ सकते हैं कि ये जो है डिजिटल चीज़ों में ज़्यादा है। लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस बनाता तो सबसे ज़्यादा इसका कहीं डिस्प्ले जहाँ पर ज़रूरत है उन्हीं में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। वॉचेज हैं, मोबाइल्स हैं, इस तरह की चीज़ों में यूज़ होता है। अब इसके बाद इसमें आते हैं, अब इस ये एलसी खत्म हो गया, ये टॉपिक हो गया। अब आपका बनता है ग्रेफाइट एंड फुलेन। ये कार्बन के एलोट्रॉप है। सबसे खास बात इनकी ये है, कार्बन एलोट्रॉप्स के नाम से भी पूछा जाता है इनको। तो ये कार्बन के एलोट्रॉप्स है, ग्रेफाइट और फुलरिन। आप ग्रेफाइट के बारे में देख लीजिए, फुलरिन के बारे में देख लीजिए। ग्रेफाइट क्या होता है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन, डिलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, डिलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये कंडक्टर है। इनमें वांडरवाल फोर्सेस होते हैं, ये लेयर्स बनाते हैं। वांडरवाल फोर्सेस जो होती हैं, फोर्सेस के द्वारा इनकी लेयर्स जो है अटैच रहती हैं, इसीलिए वांडरवाल फोर्सेस की वजह से इनको लुब्रिकेंट की तरीके से यूज किया जाता है। ग्रेफाइट का यही है, हेक्सागोनल लेयर्स होते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है आप मेरे ग्रुप पे भी देख सकते, उस पे भी देख सकते हैं आप, वीडियो में भी, और अपने बुक में है आपके पास तो बुक से देख लीजिए। हेक्सागोनल लेयर्स होती हैं, एक दूसरे पर स्लिप करती रहती हैं। यूजेज इसके स्पेशली आपको याद रखने, क्योंकि इस पे 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कंडक्टर और लुब्रिकेंट के फॉर्म में ग्रेफाइट को क्यों यूज करते हैं, तो कंडक्टर में आपको बताना है इनमें डिलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी वजह से, और दूसरा आपको इसमें बताना है कि इसकी जो लेयर्स होती हैं वो वांडरवाल फोर्सेस से अटैच रहती हैं, इसलिए एक दूसरे पर स्लिप कर सकती हैं, इसलिए स्लाइड कर सकती हैं, इसलिए लुब्रिकेंट के फॉर्म में यूज होते हैं। अब फुलरिन में क्या होता है, ये एक तो इसमें एक वर्ड याद करना है आपको, ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रॉन के नाम से भी इसको जाना जाता है। मतलब ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रॉन से इसको फॉर्म किया गया है, कन्वर्ट किया गया है, इसलिए इसको यूज करते हैं। बाकी नाम इसके क्या क्या है, C60 के नाम से जाना जाता है, बकमिनिस्टर के नाम से जाना जाता है। कुछ इसके साइंटिस्ट ने जो इनको डिस्कवर किया उनके बिहाफ पे इसका नाम बना है। और ये इसमें कार्बन 60 होती हैं, और इसमें 2 तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं, हेक्सागोनल बनेगा और पेंटागोनल। ये हेक्सागोनल और पेंटागोनल मिलकर एक स्पाइरल कह सकते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, स्पाइरल तो नहीं, आपको स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो फुलरिन जो होता है ये फुटबॉल की तरीके से, सॉसर बॉल या फुटबॉल की तरीके से बनता है, जिसके अंदर कुछ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं और कुछ पेंटागोनल स्ट्रक्चर होते हैं। तो इस तरीके से आपको एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना रहेगा, उसमें देखना रहेगा। और फुलरिन के और इसके तो यूजेस इधर है, और फुलरिन का यूज काफी हद तक नैनो टेक्नोलॉजी में यूज इसका सबसे ज्यादा होता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी जहाँ कहीं यूज हो रही है वहीं पर फुलरिन का स्पेशली यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा इसका यूज होता है हेल्थ इंडस्ट्री में, स्पोर्ट्स में, और सुपर कंप्यूटर में, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी अदर एलोट्रॉप से बहुत ज्यादा होती है। ये हो गया फुलरिन आपका। लेकिन यहाँ पर तो मैं कवर कर रही हूँ, फुल सिलेबस कोशिश कर रही हूँ मैं कवर करने का, तो इसलिए बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी डिटेल में आपको चाहिए तो आप मेरे वीडियोस में देखिए, इन सारे टॉपिक्स पे एक ब्रीफ वीडियो बने हुए हैं। आप कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई वहीं मिल जाएगा। अब इसके बाद आता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन या इसको कहते हैं डिफेक्ट। अब डिफेक्ट है किसमें, ये है आपका सॉलिड में। तो सॉलिड की बात आई तो यहाँ पर हो जाएगा क्रिस्टल। क्रिस्टल में जो डिफेक्ट या
जो इम्परफेक्शन पाया जाता है वो उसको कह रहे हैं, वो आपके सिलेबस में है। अब डिफेक्ट या इम्परफेक्शन होता क्या है कि क्रिस्टल की अपनी एक ज्योमेट्री होती है, तो जैसे ये अपनी ज्योमेट्री इनकी डिस्टर्ब हो जाए, या इसको कह सकते हैं कि इनकी ज्योमेट्री जो है कहीं से भी डिस्टर्ब हो जाए, डिटेरियोरेट हो जाए, तो फिर उसमें इम्परफेक्शन या डिफेक्ट ओरिजिनेट हो जाता है। और डिफेक्ट जो होता है ये दो तरीके का होता है, एक स्टाइकोमेट्री है। स्टाइकोमेट्री में जो रेशियो ऑफ आयंस है वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि वो चेंज नहीं होगा। और नॉन स्टाइकोमेट्री में ये रेशियो ऑफ आयंस जो है ये चेंज हो जाता है। तो दो तरीके का है। अब स्टाइकोमेट्री जो है इसमें दो तरीके का है, एक है फ्रैंकल और एक है शॉर्टकी। इसमें भी दो तरीके का है, मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी। फ्रैंकल क्या होता है, डिफेक्ट्स पर मैंने पूरा एक सिंगल वीडियो बनाया हुआ है खाली डिफेक्ट्स पर, बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बहुत है, 10-15 नंबर ये कवर करता है, तो उसको आप वहां भी देख सकते हैं। बाकी हम शॉर्ट में बताए दे रहे हैं। यहाँ पर जब भी आप क्रिस्टल बनाएंगे तो उसको देख लीजिए, इस तरीके से बनाएंगे आप। क्रिस्टल में हमेशा अपोजिट आयंस को रखना है। फ्रैंकल में क्या होता है कि इसके जो कैटायंस होते हैं उनका साइज एनायन के कंपैरिजन में कम होता है। मैंने तो यहाँ नॉर्मल बना दिया है, कोई जरूरी नहीं है कि छोटा बड़ा बने, बल्कि कुछ कैटायंस का साइज बड़ा हो रहा है, लेकिन वैसे होता ये है कि इसमें एनायंस के साइज जो होते हैं वो बड़े होते हैं, कैटायंस जो होते हैं वो छोटे होते हैं। अब एनायन को देखिए, ये इतना बड़ा हम बना दे रहे हैं। इसमें होता क्या है कि बस इस बात का स्पेशली इसमें ध्यान रखना है कि कोई भी आयन अपने एडजेसेंट में सेम आयन न रखे। ध्यान रखिएगा इस बात का, ये बच्चे गलतियां बहुत करते हैं और ये बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक होती है। क्या आप आयन से ही सेटल नहीं कर पाओगे तो डिफेक्ट क्या बताओगे। अब ये देखिए, इसमें से क्या होता है कि फ्रैंकल डिफेक्ट में अब चूंकि रेशियो हमें कांस्टेंट रखना है तो आयन इनके बाहर नहीं करते हैं। इसमें फ्रैंकल में क्या होता है कि यहाँ पर कैटायन एक होना चाहिए, ये मूव होकर कहाँ चला जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में। ये स्पेस देखिए बीच में दिख रहा है, चारों तरफ माइनस है, ये प्लस आयन यहाँ होना चाहिए, ये इधर चला गया, तो ये हो गया फ्रैंकल। शॉर्टकी में क्या है, शॉर्टकी में रेशियो इक्वल रखना है लेकिन नंबर इक्वल रखना जरूरी नहीं है। शॉर्टकी में क्या होता है, इसमें आयन का साइज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बस एक प्रॉब्लम है, क्या होता है इसमें कि इसमें आपको एक कैटायन गायब करेंगे तो एक एनायन भी आपको गायब करना पड़ेगा। अब देखिए मेरे जितने भी आयंस जा रहे हैं कहीं भी कोई सेम आयन एक साथ नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने कैटायन गायब किया, ये देखिए यहाँ पर एनायन गायब हो गया। एक लेयर और बना देते हैं, ये देखिए ये कैटायंस के बीच में से एनायन गायब है, यहाँ एनायंस के बीच में कैटायन गायब, ये हो गया शॉर्टकी। इसी तरीके से मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी। मेटल एक्सेस में भी दो तरीके का है। मेटल एक्सेस में एक तो काफी कुछ फ्रैंकल से ही मिलता हुआ है, उसमें क्या होता है कि आपके जो आयंस है वो जैसे हैं वैसे बने ही रहते हैं। अब इसमें रेशियो वाला टेंशन नहीं है, तो इसमें नेचुरली बाहर से आयंस आएंगे। तो इसमें क्या होता है कि इंटरस्टिशियल स्पेस में एक आयन बाहर से आ जाता है। मेटल एक्सेस है तो नेचुरली कैटायन आएगा, तो इसमें कैटायन बाहर से आ जाता है। एक तो मेटल एक्सेस में कैटायन एक्सेस हो जाता है, या दूसरा जो हो जाता है उसमें हो जाता है कि एक एनायन गायब हो जाता है। एक एनायन अगर हम गायब कर देंगे तो भी तो हमारे कैटायन जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो वो भी बात वही होती है। ये देखिए एक एनायन हमने यहाँ पर गायब कर दिया, एनायन गायब हो जाएगा तो एनायन डिफिशियंसी आएगी, और इस पर क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जिनको कहा जाता है एफ सेंटर। ये मेटल एक्सेस हो गया।
और इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मेटल डिफिशियंसी। मेटल डिफिशियंसी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उस पर अलग से भी क्वेश्चन किया जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट जो है स्पेशली उनमें पाया जाता है जिनमें वेरिएबल बैलेंसी होती है। जिनमें वेरिएबल बैलेंसी होती है, तो इनमें क्या होता है, मेटल डिफिशियंसी में, कि इसमें वेरिएबल बैलेंसी होगी, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम किसी भी कैटायन को गायब करेंगे, अब देखिए यहाँ से हम कैटायन को गायब कर रहे हैं, तो नेचुरली वो जो कैटायन आपका गायब हुआ है उसकी बैलेंसी कितनी +2 रही होगी। तो यहाँ से अगर वो गायब होता है तो क्या करता है, वो अपने आयन अपने अगल बगल वालों को, यानी कि जो नियरेस्ट या एडजेसेंट आयंस होते हैं उनको देके चला जाता है। तो इसमें से जैसे एक Fe आपने गायब किया तो उसके 2 प्लस चार्ज गायब हुए, तो उसके एडजेसेंट जो कैटायंस हैं उनके ऊपर 3-3 बैलेंसी, यानी कि 2 ये एक्स्ट्रा चार्ज जो है ये दिखाना जरूरी होता है। तो ये हो गया मेटल डिफिशियंसी। यहाँ से Fe+2 गायब हुआ, तो ये देखिए दोनों के पास प्लस, खाली 2 ही के पास आएंगे, चारों के पास मत कर दीजिएगा। ये हो गया मेटल डिफिशियंसी, तो ये हो गया डिफेक्ट। उसके बाद इसमें एक है बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी को मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया है कि ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। काफी हद तक मैं पढ़ाती भी हूँ, तब भी बच्चे काफी कुछ मिक्सिंग कर देते हैं। नहीं तो थोड़ा बहुत आप केमिस्ट्री में पढ़ लीजिए, नहीं है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आपको पढ़ाया जाता है। बैंड थ्योरी क्या होती है कि बैंड थ्योरी काफी कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को फॉलो करती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को फॉलो करती है। इसमें होता क्या है कि जो मेटल्स होते हैं ये मेटल बॉन्डिंग दिखाती है। तो मेटल्स जो होते हैं पॉजिटिव कैरेक्टर रखते हैं, तो उनमें बॉन्डिंग होना पॉसिबल नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो इनका इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कुछ ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, तो वो ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो आपस में मॉलिक्यूलर बैंड बना लेते हैं। ये जो बैंड बनते हैं ये आप देख लीजिए, जैसे हमने इसमें एग्जांपल स्पेशली लिथियम का दिया जाता है, तो लिथियम का जैसे एक होता है 1s2 और एक होता है 2s1, तो एक बैंड आपका बन जाएगा 1s2 का, एक बन जाएगा 2s1 का। ये जितने भी लिथियम है सारे इसी में भरते चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा बैलेंस बैंड, क्योंकि ये भरा हुआ है पूरा। और ये हो गया कंडक्शन बैंड, क्योंकि हाफ फील्ड रहेगा तो नेचुरली इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे, और इसके बीच में जो रहता है वो होता है फॉर्बिटल बैंड। फॉर्बिटल बैंड, गैप, कुछ भी आप बोल सकते हैं, एनर्जी गैप भी बोल सकते हैं। और इसके बिहाफ पे इसका जो मेटल बॉन्डिंग या बैंड थ्योरी का एप्लीकेशन है वो 3 है: कंडक्शन, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। तो कंडक्टर में बैंड गैप जो होता है नहीं होता है, 0 होगा या नहीं होगा। सेमी कंडक्टर में लेस होगा और इंसुलेटर में लार्ज होगा। सेमी कंडक्टर जो होते हैं वो डोपिंग के थ्रू बनते हैं, इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक। इस तरीके से आप देख लीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा आपको केमिस्ट्री नहीं है। केमिस्ट्री स्पेशली इसमें बैंड फॉर्मेशन में है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे बनाना है। जैसे लिथियम का लिया है तो इसमें 2 बैंड बनेंगे, अगर सोडियम का आप ले लेंगे तो 3-4 बन सकते हैं। जैसे मेटल आप लेंगे उसके हिसाब से बन जाएगा। तो ये आपकी हो गई फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट के सारे टॉपिक कवर हो गए। अब उसके बाद जैसे आपकी सेकेंड यूनिट स्टार्ट करते हैं, तो सेकेंड यूनिट में हमारे पास होता है स्पेशली, सेकेंड यूनिट में आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में बिल्कुल अलग केमिस्ट्री होती है इसकी, तो इसमें स्पेशली मैं लैम्बर्ट बियर लॉ बताती हूँ। इसमें स्पेशली लैम्बर्ट बियर लॉ बताया जाता है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप थोड़ा बहुत जैसे जनरल नॉलेज है, जैसे ये लेमडा क्या है, न्यू क्या है, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो होता है वो क्या चीज होती है, ये चीजें आपको पढ़नी रहती हैं स्पेशली। तो हल्की हल्की नॉलेज इन सब की तो ले ही लीजिए।
ये तो कोई ज़्यादा है भी नहीं। बाकी स्पेशली जो आपके उसमें आता है वो है लैम्बर्ट बियर लॉ। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी है इसमें, लेकिन आप लैम्बर्ट बियर लॉ को पहले देख लीजिए। तो बहुत ज़्यादा आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल सा लॉ है ये। तो इसका स्पेशली आपको लॉ का ही ध्यान रखना है। अच्छा, स्पेक्ट्रोस्कोपी को बस हल्का हल्का सा इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। हल्के हल्के से इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि जैसे कि ये स्पेक्ट्रम पे बेस्ड होता है, और स्पेक्ट्रम पर बेस्ड होता है। और स्पेक्ट्रम होता क्या है, इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाते हैं, तो वो कुछ ना कुछ लाइट का या तो इमिशन करेंगे या एब्जॉर्प्शन करेंगे। तो उसमें जो है या तो लाइट एब्जॉर्ब होगी या लाइट एमिट होती है। तो उसमें जो है एक रेडिएशन, एक स्पेक्ट्रम बनता है। उसके थ्रू अगर हम कुछ भी स्टडी करें, चाहे एनालिसिस कर रहे हो, चाहे रिसर्च कर रहे हो, चाहे मेडिकल में यूज कर रहे हो, तो वहां पर जो ये टेक्नोलॉजी यूज होती है या ब्रांच ऑफ साइंस आप कह सकते हैं, उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी बोला जाता है। अब लैम्बर्ट बियर लॉ इसमें आपके जो सिलेबस में है स्पेशली वो ज्यादा यूज होता है, इसलिए क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो इसको देख लीजिए क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा बता दे रहे हैं आपको। ये होता है ECl A इक्वल टू ECl। ये Cl क्लोरीन वाला नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप L को कैपिटल भी बना सकते हैं। A क्या होता है, ये होता है एब्जॉर्बेंस। C क्या है, कंसंट्रेशन। L क्या है, डिस्टेंस। वैसे L को काफी हद तक कांस्टेंट भी माना जाता है कई बार। और एब्जॉर्बेंस जो होता है इसको ट्रांसमिटेंस भी कहा जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है I अपॉन आई डॉट, जिसमें I जो होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है, आफ्टर स्कैटरिंग या आफ्टर एमिशन कह सकते हैं। और आई नॉट जो होगा ये इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। बट मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि मैं बोल रही हूँ, तो बोलने के अकॉर्डिंग आप, अगर आप नोट्स भी बना रहे हैं, आप कुछ लिख भी रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। और ई जो होता है ये कांस्टेंट होता है। तो इसको ध्यान रखिए, ये लैम्बर्ट बियर लॉ है, और इसी इतना ही लैम्बर्ट बियर लॉ आपके केमिस्ट्री में है। बहुत ज़्यादा इसको डीप में कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। कोई कहे भी आपसे तो आप उसमें ज़्यादा परेशान ना होइए, क्योंकि लैम्बर्ट बियर लॉ बिल्कुल सीधा आता है। अगर न्यूमेरिकल भी आएगा तो इसमें बिल्कुल सीधा-सीधा आता है। तो आप लैम्बर्ट बियर लॉ को ध्यान रखिए और इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखिए। बाकी थ्योरी तो 2-3 लाइन की होती है, 2-3 लाइन में थ्योरी यही है। इसका एब्जॉर्बेंस जो होता है ये इसके प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन और डिस्टेंस के, और एप्सिलॉन जो आ रहा है वो तो आपका कांस्टेंट है, वो उसकी जगह पे आ जाता है। बाकी ये सब नोट्स होते हैं इसके, मेरे पास भी हैं। अगर किसी को ज़रूरत है किसी टॉपिक पर स्पेशली नोट्स की, तो वो मुझे मैसेज करें, मैं उसको प्रोवाइड करा दूँ। अब इसके बाद आपका सेकेंड यूनिट में स्पेशली आपको लैम्बर्ट बियर लॉ पढ़ना है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है,
तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो होता है, इलेक्ट्रॉन्स को मैंने बताया कि ग्राउंड स्टेट से ही एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। अगर कभी आपने कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा होगा तो देखिए आप, इसमें ग्राउंड स्टेट क्या होती है, ये कंडीशन होती है जिसमें 2s2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p के पास भी, सॉरी यहाँ पर 2p2 आ जाएगा, तो 2p के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ये कंडीशन होती है 2 अनपेयर्ड की, ये होती है ग्राउंड स्टेज। अब इसी को अगर हम एक्साइटेड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन रहता है और हमारे पास ये देखिए 3 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि अब हमारे कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाती है क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसी तरीके से ग्राउंड स्टेज से एक्साइटेड स्टेज में जाते हैं तो इसमें कई तरीके का अब ये इलेक्ट्रॉनों के जाने पर डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है भी वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का टर्म है। और इसमें ये जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जहां से हो, सिग्मा से सिग्मा स्टार में हो रहा है, स्टार का मतलब आप समझ रहे होंगे एंटी बॉन्डिंग, एन का मतलब नॉन बॉन्डिंग, एन से पाई पे हो रहा है या पाई से पाई स्टार पे हो रहा है, इस तरीके का जैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग ये ट्रांजिशन। सेकेंड यूनिट में अगर आप बहुत अच्छे से आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है तो ही आप इसमें कवर कर पाएंगे, अदरवाइज इसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसमें स्पेशली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कभी नहीं छूटता है वो है लैम्बर्ट बियर लॉ। तो लैम्बर्ट बियर लॉ को अच्छे से तैयार कर लीजिए, बाकी कोई टेंशन नहीं। अब आते हैं हम यूनिट 3 पे। यूनिट 3 में हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने जो डाले हुए हैं आपके पास, तो उसमें है नस्ट इक्वेशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता रही हूँ, इन सब पे मैंने बड़े बड़े सिंगल वीडियो बना के रखे हुए हैं, तो आप वहां से भी इनको उठा सकते हैं। अगर आपको कोई भी यूनिट स्पेशली पढ़ना है तो आप वहां से ले लीजिए, यहाँ तो हम बिल्कुल शॉर्ट में बता रहे हैं, एक रिवीजन जैसा आपका हो जाएगा, कहीं आप कंफ्यूज हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। नस्ट इक्वेशन जो होती है इसके लिए आपको पहले तो आपको पता होना चाहिए ईएमएफ, और दूसरा पता होना चाहिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। काफी लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ईएमएफ से मैच करते हैं, लेकिन दोनों चीजें थोड़ा अलग होती हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। और तीसरी चीज आपको पता होना चाहिए गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में स्पेशली एग्जांपल है डेनियल सेल का। डेनियल सेल को हम थोड़ा सा यहीं पर रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। सेल है तो इसमें 3 चीजें होंगी, एनोड, इसका एनोड होता है जिंक का, और एनोड इसका माइनस का होता है, कैथोड इसका प्लस का होगा, और ये होता है कॉपर का। इसमें रिएक्शन क्या होती है, जिंक पे होती है ऑक्सीडेशन, एनोड है तो ये ऑक्सीडेशन दिखाएगा, और कॉपर दिखाता है रिडक्शन। तो डेनियल सेल में ये चीजें हैं। इसमें दो बीकर टाइप के होंगे जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होंगे। डेनियल सेल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कभी आ सकता है, तो आपने इसको पढ़ा होगा तो वहां से आप नोट कर लीजिए। हम स्पेशली आपको बताने जा रहे हैं नस्ट इक्वेशन। गैल्वेनिक सेल को हमने इसलिए बताया आपको कि इसमें एक फार्मूला आता है, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसकी जरूरत हमें नस्ट इक्वेशन में पड़ती है, इसलिए इस फार्मूले को ध्यान रखिए। अब आपको स्पेशली पढ़ना है नस्ट इक्वेशन, तो नस्ट इक्वेशन में अगर हम इस फार्मूला रिएक्शन को ले रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, यहाँ एन कर लेते हैं, तो ये देखिए बन रहा है, ये हमारी रिएक्शन है रिडक्शन। तो इसमें अगर हम नस्ट इक्वेशन कई बार इक्वेशन के अकॉर्डिंग पूछी जाती है, तो आप इक्वेशन में भी ध्यान दीजिए। तो फार्मूला हमारा क्या बनेगा इसमें, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये दोनों की कंसंट्रेशन होती है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की। कई बार न्यूमेरिकल आप देखेंगे तो उसमें आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मिलेगी। अब देखिए इसमें क्या है, अब डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई। अब हमने डेल्टा जी लिया है तो यहाँ पर ई नॉट ले लेते हैं,
या डेल्टा ई नॉट भी ले सकते हैं, नहीं डायरेक्ट आप ई नॉट भी ले सकते हैं, इस तरीके से ले लीजिए। अब इसका फार्मूला अगर हम इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तो ये बनेगा माइनस एन एफ ई नॉट प्लस आर टी एल एन पी अपॉन आर। हम कर दे रहे हैं, शॉर्ट में कर दे रहे हैं। अब इसी को अगर हम चेंज करेंगे तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा ई इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ। हमने माइनस एन एफ से सबको डिवाइड कर दिया है, एल एन पी अपॉन आर। अब ln को अगर हम log बेस 10 में लेके आएंगे, कन्वर्ट करेंगे तो ये 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब हो जाएगा आर टी अपॉन एन एफ लॉग पी अपॉन आर। यहाँ पर इक्वल टू है आर क्या है, गैस कांस्टेंट, ये होती है वैल्यू 8.314 के अप्रोक्सीमेट होती है, और टी हो गया टेम्परेचर 298 हो जाएगा केल्विन, और सॉरी 298 नहीं 273, सॉरी ये 273 होगा जाके, और n तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे है तो ठीक है, नहीं है तो n को n रखिए। f जो होता है फराडे होता है 96500। तो अब इसके अकॉर्डिंग जब ये सारी वैल्यूज रखी जाती हैं तब फार्मूला हमारा क्या बन जाता है नेक्स्ट इक्वेशन का, E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n आपका डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, P अपॉन R, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। नॉर्मली हमारा जो फार्मूला बनता है ये बनता है 0.0591 अपॉन n लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। तो आपके ये तीन फार्मूले आपके बन रहे हैं, एक ये बन रहा है नेक्स्ट इक्वेशन, एक ये बन रहा है नेक्स्ट इक्वेशन, एक बन रहा है ये तीन नेक्स्ट इक्वेशन को एक्सप्लेन करते हैं। ये तो हो गई नेक्स्ट इक्वेशन। अब अगला टॉपिक आप देखिए, आप देखते रहिए, अपने टॉपिक देखते रहिए, मैं यहाँ पर सब मैच करा दे रही हूँ आपको। अगला है आपका लेड स्टोरेज बैटरी। अब इसमें आपके क्वेश्चन बनता है बैटरी क्या होती है। बैटरी इज अ पोर्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आपके सिलेबस में सेकेंडरी सेल है, सेकेंडरी सेल का खास बात क्या होती है, रिचार्जेबल होता है। लेड के नाम से ही बन रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें लेड यूज होगा, और बैटरी है तो ये इसमें सेल्स होंगे, सेकेंडरी सेल है, इसमें भी आपके गैल्वेनिक सेल होता है, इसमें 6 सेल्स होते हैं, 2 वोल्ट का एक सेल होता है, तो इसलिए टोटल मिला के हो जाएगा ये 12 वोल्ट की बैटरी हमारी होगी जाके। लेड स्टोरेज बैटरी है, लेड के नाम से ही पता चल रहा है, गैल्वेनिक सेल बना है तो इसमें एनोड और कैथोड भी होंगे, इलेक्ट्रोलाइट भी होगा। तो इसमें एनोड होता है पीबी यानी कि लेड, स्पंजी लेड होता है, कैथोड होता है PbO2, इलेक्ट्रोलाइट होता है H2SO4। इसके 5 बॉक्सेस बना के आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब आपके मोबाइल वगैरह में इसको यूज किया जाता है, जो चार्जिंग होती है, चार्जिंग के वक्त क्या होता है, पीबी लेड और लेड ऑक्साइड, सॉरी ये होगा डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग के वक्त ये दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं PbSO4। कहाँ से SO4 आता है, H2SO4 से। तो इसमें कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 जो है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि उसको उधर यूटिलाइज कर रहे हैं। और जब चार्जिंग होती है, जब आपकी बैटरी चार्ज हो रही होती है, तो PbSO4 कन्वर्ट हो जाता है Pb और PbO2। इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 जो होता है वो इंक्रीज होता है।
यही आपको ध्यान रखना है। लेड स्टोरेज बैटरी को जब आप एक्सप्लेन करेंगे, बाकी इसमें कुछ रिएक्शंस है, डायग्राम है, वो सब आपको डिटेल में तभी मिल पाएगा जब आप हमको मैसेज करें, क्योंकि वो सारा यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं है, पूरी रात निकल जाएगी यूनिट खत्म करते करते। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको हल्का हल्का बताती जा रही हूँ। तो लेड स्टोरेज बैटरी में आपको ये है कि बैटरी क्या होती है। बैटरी इज अ पोर्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सेकेंडरी सेल होता है, रिचार्जेबल होता है, इसमें गैल्वेनिक सेल होता है। ये 6 सेल से मिलकर बनता है, तो इसमें एक सेल जो होता है वो 2 वोल्ट का होता है, तो इसलिए पूरी जो हमारी बैटरी बनती है वो 12 वोल्ट यानी 12 वोल्ट की बनेगी। एक्चुअली इसमें गैल्वेनिक सेल है, इसलिए इसमें 3 चीजें होंगी, लेड का एनोड, PbO2 का कैथोड, लेड ऑक्साइड का, और H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें क्या होता है, जब बैटरी चार्ज हो रही होती है तो इसका लेड सल्फेट जो है लेड और लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है तो इसके लेड और लेड ऑक्साइड जो होते हैं वो लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हो गई लेड स्टोरेज बैटरी। अब आपका अगला आता है टॉपिक यूनिट 3 का ही है, फेस रूल। फेस रूल में क्या है, आपके यहाँ पहली बात तो ये फेस रूल आपको आना चाहिए। दूसरा, इसमें केवल एक एग्जाम्पल है आपके पास, वाटर सिस्टम। तो पहले हम थोड़ा सा फेस रूल देख लें क्या है। फेस रूल क्या होता है, ये एक्चुअली रूल होता है जो कंपोनेंट यानी सी, फेस यानी पी, और डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि जो वेरिएबल्स हैं जिनसे हमारे कंपोनेंट और ये फेसेस जो हैं या हमारा सिस्टम जो भी है अफेक्टेड होता है, उसको एक्सप्लेन करता है, इनके बीच में एक रिलेशन बताता है। तो ये वन कंपोनेंट सिस्टम आपके पास है, तो वन कंपोनेंट के लिए जो फेस रूल है वो ये है, F = C - P + 2। आप फेसेस और कंपोनेंट का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लीजिए। फेसेस क्या होते हैं, फेसेस का मतलब एक मीडियम या अवस्था होती है। जैसे हमारे पास स्पेशली 3 फेसेस माने जाते हैं आपके पास, सॉलिड, लिक्विड, होते तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी आप 3 फेसेस को ही कंसीडर करिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। जैसे आपके सिलेबस में वाटर सिस्टम है, तो वाटर सिस्टम है तो वाटर को खाली रिप्रेजेंट करते हैं H2O से, तो इसलिए ये कैसा कहलाएगा, वन कंपोनेंट। इसका कोई और फॉर्मूला है ही नहीं, इसलिए ये वन कंपोनेंट होता है। तो आपके सिलेबस में वाटर सिस्टम है, तो अब हम वाटर सिस्टम को ही एक्सप्लेन कर देते हैं। वाटर सिस्टम में आप बढ़िया सा आप एक ग्राफ बनाएंगे, एक डायग्राम जैसा बनेगा, जिसमें ग्राफ आपका बनता है प्रेशर और टेम्परेचर पे। ये देखिए इस तरीके का ग्राफ आता है। वाटर सिस्टम में प्रेशर और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसके फेसेस को एक्सप्लेन करने के लिए एक डायग्राम बनता है इस तरीके का, बहुत बढ़िया डायग्राम बनता है। मैं तो यहाँ पर रफली बना रही हूँ। ये देखिए इसमें कुछ कर्व बन रहे हैं, कुछ एरियाज बन रहे हैं। तो इसीलिए फेस रूल को जब एक्सप्लेन करते हैं तो आप 3 फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे। सिंगल फेस, सिंगल फेस का मतलब जिसमें खाली एक फेस हो। अच्छा, हमारा कंपोनेंट जो है वो कांस्टेंट है, H2O ही रहेगा, तो इसलिए C की वैल्यू तो हर जगह एक ही रहेगी। अब इसमें सिंगल फेस में हमारे पास एरियाज है। एरियाज में कौन कौन सा है, AOB है, BOC है और AOC। ये तीनों में आप देख रहे हैं फेस भी एक ही रहेगा, C आपका एक ही है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 1 - 1 + 2। तो मतलब जितना भी एरिया है वो सारा कैसा है, बाइवेरिएंट। डिग्री ऑफ फ्रीडम को इस हिसाब से बोला जाता है, जहां F = 2 आएगा तो बाइवेरिएंट। इसी तरीके से आपसे डबल फेस आप लेके चलेंगे, डबल फेस या 2 फेस लेंगे तो इसमें सारे कर्व्स हैं। सी यहाँ भी एक ही रहेगा। कर्व इसमें कौन कौन से हैं अब आप देख लीजिए। कर्व कौन सा है, CO है, AO है, A-O है और BO है। ये सारे कर्व जो हैं, आप कोई भी कर्व उठा के देखिए, वो 2 फेसेस को टच कर रहे हैं। तो 2 फेसेस को टच कर रहे हैं तो इसमें फेस जो हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, कंपोनेंट हो जाएगा 1। तो इनका जब डिग्री ऑफ फ्रीडम आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 2 + 2, यानी कि ये आ जाएंगे यूनिवेरिएंट। तो फेसेस जितने हैं वो जितने भी हैं वो सारे हो जाएंगे यूनिवेरिएंट। तीसरा आपका है 3 फेस। 3 फेस में आपके है ट्रिपल पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ट्रिपल पॉइंट हमारे पास एक है O, जिसमें C = 1 रहेगा, P = 3 हो जाएगा,
तो आपका जो फार्मूला आ जाएगा उसमें अकॉर्डिंग F इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि ये नॉन वेरिएबल। ये हो गया आपका फेस। मैं बहुत स्पीड में पढ़ा रही हूँ, बहुत शॉर्ट में भी पढ़ा रही हूँ, लेकिन इनमें से जितने भी टॉपिक हैं हर टॉपिक पे आपको एक डीप में ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको। तो आप देख लीजिए। आपको अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप मुझे मैसेज कीजिए। आप मैसेज कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जिस पर भी वीडियो आपको अलग से चाहिए होगा, वैसे मैंने सारे वीडियो बना रखे, लेकिन फिर भी आपको कहीं कुछ चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिए, आगे आपको चीजें मिलती रहेंगी। अब यूनिट 3 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोरोजन। तो आपका ये फेस रूल हो गया। फेस रूल के बाद कोरोजन ही आता है आपका। कोरोजन को सिंपली कहा जाता है जंग लगना। जंग लगने को हम जोड़ देते हैं डायरेक्ट लोहे से या मेटल से, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि कोरोजन इज नॉट ओनली ए प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, ये नॉन मेटल्स में भी होता है। तो कोरोजन को जब आप पढ़ेंगे, एक साइंस और टेक्निकल स्टूडेंट अगर बताएगा तो इसको ये बताएगा डिग्रेडेशन या डिटेरियोरेशन आप कह सकते हैं, डिकम्पोजिशन कह सकते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ एनी मटेरियल। कोई भी मटेरियल हो सकता है, मैं मटेरियल लिख रही हूँ, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, इसको कहते हैं कोरोजन। ये किसी में भी हो सकता है, प्लास्टिक में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल आपके जो सिलेबस में भी है और कॉमन एग्जाम्पल है भी, रस्टिंग। ठीक है, रस्टिंग में आपको क्या याद रखना है, रस्ट। रस्ट क्या होता है, एक तो फार्मूला इसका याद कर लीजिए, Fe2O3 इंटू XH2O आप लिख सकते हो, फेरिक ऑक्साइड होता है। तो रस्टिंग ही आपके सिलेबस में है, तो रस्टिंग को बहुत अच्छे से तैयार करना है। अब रस्टिंग को वेट कोरोजन भी कहा जाता है या इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन भी कहते हैं। अब कोरोजन के कॉजेज हैं, कोरोजन के कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट्स हैं, वो सब आप पढ़ सकते हो। हम सीधे सीधे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहे हैं, वो छोटे छोटे टॉपिक बनते हैं तो कॉमन सेंस में भी आ जाता है, नहीं आता है तो आप एक आध बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उससे पता चल जाएगा। हम आपको सीधे सीधे आपको जो 5 नंबर के या 10 नंबर के फुल क्वेश्चन है उनमें लेके चल रहे हैं। तो ये आपका वेट कोरोजन या इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन है, जिसमें आपके एग्जाम्पल है रस्टिंग का। रस्टिंग क्या होती है, इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक गैल्वेनिक सेल बनाना है। देखिए कोरोजन जो है साइंस के कैंडिडेट के लिए जंग लगना या पाउडर बनना नहीं है, यहाँ पर एक मटेरियल का डिग्रेडेशन है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। और इसमें होता क्या है, एक गैल्वेनिक सेल बनता है। गैल्वेनिक सेल कैसे बनता है देख लीजिए जरा। गैल्वेनिक सेल के बात जैसे ही आई वैसे हमारे दिमाग में आएगा इसमें एनोड कहाँ पर है, कैथोड कहाँ पर है। तो ये देखिए मेटल की सरफेस है, तो ये जो बिहेव करती है ये एनोड की तरीके से करती है, और इस पर आपके पड़ता है वाटर। वेट कोरोजन है तो वाटर तो होगा ही, एयर और थोड़ी बहुत डस्ट। तो ये जब पड़ता है तो इससे यहाँ पर रस्ट बनकर तैयार होती है, और ये तीनों मिलकर बनाते हैं OH आयन। तो OH आयन जो होते हैं ये कैथोड की तरह बिहेव करते हैं। मेटल पे एनोड है तो यहीं पर हमारे ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि मेटल का कोरोजन होगा। तो ये रस्ट बन रही है। रस्ट का फार्मूला हमने आपको बताया, Fe2O3 होता है। ये हो गया रस्ट। ये फार्मूला याद रखना है, ये रिएक्शंस याद रखनी है। रिएक्शन में देख लीजिए क्या क्या है। रिएक्शन आप डायग्राम में भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो। ऑक्सीडेशन किसका होगा, आयरन का नेचुरली। तो ये बनाता है क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये बना देगा फेरस आयन। ये फेरस आयन जो होते हैं वाटर और ऑक्सीजन के द्वारा एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, ये दिखाएंगे रिडक्शन। अब ये जो Fe+2 और हाइड्रोक्सिल आयन है ये मिलकर बना देंगे FeOH का होल ट्वाइस। इसका अगेन ऑक्सीडेशन आप कर सकते हो या इंटर कन्वर्टिबल भी हो सकता है। ये बना देगा FeOH का होल थ्राइस, या इसी को कहते हैं Fe2O3.XH2। ये हमारी बन गई रस्ट। तो रस्टिंग में आपको एक अच्छा सा डायग्राम बनाना है और इतनी रिएक्शन दिखानी है। बाकी जो आप कर रहे हैं वो सारा थ्योरी में भी दिखाना है। तो एक अच्छा क्वेश्चन रस्टिंग का आता है। तो रस्टिंग होता क्या है वो हमने आपको बता दिया। ऑक्सीडेशन होता है रस्टिंग में। किसका ऑक्सीडेशन होता है, आयरन का होता है, और इसमें एनोड और कैथोड बनते हैं। ये सब देख लीजिए। उसके बाद कोरोजन का प्रिवेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रिवेंशन में क्या क्या यूज करेंगे, कुछ तो जनरल प्रोसेस होती हैं, जैसे आप पेंट वार्निश यूज करें, गैल्वेनाइजेशन कर दीजिए, मैग्नीफाइंग कर दीजिए, पॉलीमर कोटिंग कर दीजिए, वो तो अलग है, वो तो आप सिंपली लिख ही लेंगे। अब इसमें मेन क्या है, एनोडिक प्रोटेक्शन और कैथोडिक प्रोटेक्शन। अब हमारा जो माइंड है वो सेंट्रलाइज है कि अगर हम अपने मेटल को एनोड ना बनने दें या उस पर ऑक्सीडेशन ना होने दें तो हमारा कोरोजन स्टॉप हो जाएगा, हम कोरोजन को से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, दो तरीके का इसमें प्रिवेंशन आएगा। एक एनोडिक प्रोटेक्शन। एनोडिक प्रोटेक्शन में क्या होता है कि मेटल सरफेस जो होती है वो बहुत स्पीडली कोरोड होगी और जिससे एक लेयर बन जाएगी जिसको कहेंगे ऑक्साइड फिल्म। ये ऑक्साइड फिल्म बनने के बाद रेट ऑफ कोरोजन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये एनोडिक प्रोटेक्शन इसीलिए कहा जाता है कि इसमें जो स्पीड ऑफ कोरोजन है बहुत तेजी से बढ़ती है, जिससे ये एनोड जो है बहुत हाईली एनोडिक हो जाता है। हाईली एनोडिक होने से वहां पर ऑक्साइड फिल्म बन जाएगी। ऑक्साइड फिल्म के बनते ही रेट ऑफ कोरोजन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और इस पूरी प्रॉपर्टी को कहा जाता है पैसिविटी। क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू नो मेटल बिकम्स पैसिव या एक्सप्लेन द पैसिविटी ऑफ मेटल, तो आप उसमें भी यही चीजें बताएं। ठीक, ये तो होता है एनोडिक प्रोटेक्शन। दूसरा होता है कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन में आपके पास दो तरीके का होता है। इसमें मेन अटेंशन हमारा ये रहता है कि हम अपने मेटल को जिसको बचाना है उसको कैथोड बना दें। तो उसमें होता है एक तो सैक्रिफिशियल होता है, सैक्रिफिशियल एनोडिक मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि हाईली एक्टिव मेटल जो होता है उसकी कवरिंग कर देते हैं। लेयर यूज कर सकते हैं या वायर यूज कर सकते हैं, हम अपने मेटल से अटैच कर देते हैं, जिससे जो है बिहेव एज अ हाईली एक्टिव मेटल जो होता है वो बिहेव एज अ एनोड और उसका डिग्रेडेशन हो जाता है, हमारा मेटल जो है वो सेफ हो जाता है। दूसरा होता है इम्प्रेस्ड कैथोडिक। इम्प्रेस्ड कैथोडिक में क्या होता है, डीसी करंट का यूज किया जाता है। डीसी करंट में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उल्टा होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मेटल पे डिपॉजिट हो जाते हैं और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जब मेटल पे बढ़ेगी तो मेटल बिहेव एज अ कैथोड, मेटल कैथोड की तरह बिहेव करने लगता है। इसमें कुछ ग्रेफाइट या प्लेटिनम जैसे सब्स्टिट्यूएंट यूज किए जाते हैं, जिनसे हम अपने मेटल को अटैच करवा देते हैं। पाइप हो, जो भी आपका बेस है उसको लेके अटैच करवा देते हैं और डीसी करंट से भी अटैच करा देते हैं अपने मेटल को, जिसको हमें बचाना होता है, जिसको ऑब्जेक्ट को रखना होता है, हमें सेव करना होता है, जिससे जो है सारे इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर डिपॉजिट होने लगते हैं। ये है कैथोडिक प्रोटेक्शन। ये आपकी यूनिट 3 हो गई। अब आपकी यूनिट 4 आ रही है। देखिए, इतना पूरा पढ़ने के बाद आपके दिमाग में चीजें ये आ जाएंगी कि 50%, 100% तो नहीं आएगा क्योंकि अभी इसमें सब में नोट्स की जरूरत है, लेकिन इनको 50% आपके दिमाग में चीजें आ जाएंगी कि ये आखिर होता क्या है, क्या चीजें हैं ये। तो ये चीजें ही क्लियर हो पाएंगी। अब एक वीडियो में तो इतना ही पॉसिबल है, बाकी आपको जो भी टॉपिक में इस पे ज्यादा प्रॉब्लम हो तो वो टॉपिक आप पूरा अलग से देख लीजिएगा। सारे इन टॉपिक्स पे वीडियो बना हुआ है तो आप कहीं भी देख सकते हैं। इसमें आपके स्पेशली है वाटर हार्डनेस। वाटर हार्डनेस माने हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर वो होता है जो साबुन के साथ झाग नहीं देता, सिंपली यही होता है, कांट गिव लेदर बिट सोप। अब वाटर हार्डनेस क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ कंज्यूमिंग सोप। सोप को जो खाने की कैपेसिटी होती है, सोप को जो खत्म कर दे, कंज्यूम कर दे, उसको कहते हैं वाटर हार्डनेस। अब इसमें आपके वाटर हार्डनेस जो है स्पेशली उसको रिप्रेजेंट किया जाता है CaCO3 के फॉर्म में। क्यों रिप्रेजेंट करते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 100 होता है और ये इजीली प्रेसिपिटेट होता है।
तो ये छोटा सा एक क्वेश्चन है, 2 नंबर पे आता है, इसको ध्यान रखिएगा। और वाटर हार्डनेस, हार्ड वाटर जो होता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ट्रीटमेंट में आपके कई प्रोसेस हैं, जिसमें आपके जियोलाइट है, सोडा लाइम है, आयन एक्सचेंज है। तो उनको हम बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं आपको, जिसके सबके डायग्राम है, रिएक्शंस हैं, थ्योरी है। स्पेशली आपको रिएक्शन और डायग्राम पे ध्यान देना है, थ्योरी तो आप उन्हीं से बना के भी लिख सकते हैं। अब जियोलाइट का क्या होता है, आपके सिलेबस में है सोडियम जियोलाइट। ये होता है इसका फार्मूला। इसको जब आप रिएक्शन में लिखते हैं तो इसको Na2Z लिखा जाता है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेगा ये आपकी हार्डनेस को। अच्छा, हार्डनेस जो होती है वो दो तरीके की होगी, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट यूज होते हैं, और परमानेंट हार्डनेस में क्लोराइड, दोनों के क्लोराइड यूज होंगे, दोनों के सल्फेट यूज होंगे। 6 साल रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्डनेस के लिए। तो ये 6 साल पे आपका जियोलाइट वर्क करेगा। कैसे करेगा देख लीजिए। सब में काम आपको यही करना है कि सोडियम को कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिमूव करने के लिए यूज करना है, बैलेंसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि सोडियम की बैलेंसी +1 होती है और कैल्शियम की बैलेंसी +2 होती है। उसी के अकॉर्डिंग आप इसको अलग करते चले जाइए और कैल्शियम और मैग्नीशियम जियोलाइट बनते जाएंगे। सब में वही कर लीजिए आप। हम 1-2 एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं, जैसे MgSO4 से भी कर लीजिए। बाकी इसकी पूरी रिएक्शन है और इनको आप वहीं से देख लीजिए। जितना भी कैल्शियम मैग्नीशियम कंपाउंड है वो पूरा पूरा आपका कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम के कंपाउंड्स में। अब इसमें 6-60 है, 6-60 आपको कन्वर्ट करने हैं। क्लोराइड के साथ सोडियम क्लोराइड बना देगा। इस तरीके से सारे आपको कन्वर्ट करने रहेंगे। ये मैं 3 बता दे रही हूँ, बाकी 3 आप अपने आप बना लीजिएगा, इन्हीं के पैरेलल बनेंगे। इसी तरीके से जियोलाइट का यूज होता है। जियोलाइट में एक और चीज होती है, रीजनरेशन ऑफ जियोलाइट। इसमें क्या है, ये जब एग्जॉस्टेड हो जाता है, स्पेशली इसका यूज शिप्स में बहुत करते हैं समुद्र में, क्योंकि काफी दिन कई बार रहना पड़ता है, और समुद्र का पानी जो होता है वो हार्ड वाटर होता है, तो उसको कन्वर्ट करना रहता है सॉफ्ट वाटर में ड्रिंकिंग पर्पज के लिए। तो उसमें क्या करते हैं, जियोलाइट का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो जियोलाइट में कभी कभी जियोलाइट खत्म हो जाता है, तो जब खत्म हो जाता है तो उसको रीजनरेट किया जाता है। रीजनरेट करने के लिए ब्राइन सॉल्यूशन का यूज करते हैं, NaCl का। NaCl जो होगा ये कैल्शियम मैग्नीशियम जियोलाइट जो होते हैं इनको फिर से कन्वर्ट कर देता है। अब ये देखिए आपका फिर से बन गया, तो फिर से हमारा जियोलाइट आ जाता है। तो रिजनरेशन ऑफ जियोलाइट पर भी 2 नंबर क्वेश्चन आता है। तो इसमें 2 रिएक्शन आपकी बनेगी, कैल्शियम जियोलाइट और सोडियम जियोलाइट आपको बनाना रहेगा कैल्शियम और मैग्नीशियम से। तो उसमें दिखा दीजिएगा। बाकी इसके डायग्राम वगैरह हैं, पूरा डिटेल में है, इस पर एक वीडियो बना हुआ है, आप वहां देख सकते हैं। दूसरी आपकी प्रोसेस आएगी लाइम सोडा की। लाइम सोडा में 2 कंपाउंड है, लाइम है CaOH का होल ट्वाइस, और सोडा है Na2CO3। इसके साथ बाकी सारे कंपाउंड यूज होंगे, जबकि सोडियम के साथ खाली कैल्शियम के कंपाउंड यूज होंगे। CaSO। जियोलाइट प्रोसेस की सबसे खास बात यह है कि ये 0 हार्डनेस देता है। जो इसका एडवांटेजेस है सबसे मेन वही है, बस थोड़ा सा कॉस्टली होता है। लाइम सोडा की खास बात क्या है कि अदर मेटल्स, 0 हार्डनेस तो ये नहीं देता है, लेकिन अदर मेटल्स एक्सेप्ट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रिमूव करता है। इसकी खास बात यह है जो किसी और प्रोसेस में नहीं होती है। तो इसलिए इसमें जो अदर मेटल्स हैं वो सारे लाइम से ही दूर होते हैं। तो आपकी इसमें जितने भी कंपाउंड्स हैं CaCl2 और CaSO4 को छोड़कर बाकी सबको आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दीजिए, सब कंपाउंड सॉफ्ट हो जाएंगे। कैसे सॉफ्ट
इनको चेंज किया जाएगा हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में। ये देखिए सब प्रेसिपिटेट होते जाएंगे प्लस H2 FgCl2 ये देखिए सब ऐसे प्रेसिपिटेट होते जाएंगे। लाइम सोडा प्रोसेस को कहा ही जाता है कि ये सोल्यूबल सॉल्ट को इनसोल्यूबल सॉल्ट में चेंज कर देती है। ठीक है, इसका यही एडवांटेज सबसे बड़ा है कि ये अदर देन कैल्शियम मैग्नीशियम भी वर्क करती है। जैसे अगर मान लीजिए फेरिक हाइड्रोक्साइड की कहीं भी हाइड्रोक्साइड नहीं, फेरिक क्लोराइड की मान लीजिए कहीं भी इम्प्योरिटी पाई जा रही है तो ये उसको भी रिमूव कर देगी। फेरिक हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सबको भी रिमूव कर देती है। इन सब पे भी आपके हार्ड वाटर पे एक बहुत बढ़िया वीडियो बना हुआ है, वहां पर आप देखेंगे तो पूरा इनके 8-10 रिएक्शन बनती है जाके, वो पूरी वहां पर पड़ी है। बाकी मेरे अपने बच्चे देखेंगे तो सबके पास नोट्स हैं प्रॉपर, सबको मैंने लिखवाया है। और जो जिनके पास बाहर के कोई बच्चे हैं उनके पास नोट्स नहीं है तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहीं पर उनको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, ये लाइम सोडा प्रोसेस हो गई। इसके बाद आपकी दूसरी आती है आयन एक्सचेंज प्रोसेस। आयन एक्सचेंज प्रोसेस की खास बात यह है कि कैटायन एंड एनायन, इसमें आप ऊपर तो अभी तक देखते चले आए, सब में कैल्शियम मैग्नीशियम पे काम हो रहा है। कार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। आयन एक्सचेंज प्रोसेस जो है ये इन दोनों पे काम करती है, बोथ रिमूव साइमल्टेनियसली, ये साथ साथ रिमूव किया जा सकता है। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज करते हैं, इसमें 2 कंटेनर इसीलिए यूज किए जाते हैं। एक कंटेनर जो होता है कैटायन एक्सचेंजर होता है, उसके बाद एनायन एक्सचेंजर। एक से सॉल्यूशन हटाते हैं कैटायन एक्सचेंज से और वहां से फिर एनायन एक्सचेंज पे लेके निकाल देते हैं। इसमें आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज होते हैं, जैसे इसमें हाइड्रोजन को यूज किया जाता है कैटायन के रिमूविंग के लिए, जैसे ये Ca है तो ये जो है R2Ca बना देगा और हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। हाइड्रोजन जो है कैल्शियम को रिप्लेस करने के लिए यूज किया जाता है, और जो एनायन में OH को यूज करते हैं। ये देखिए इस तरीके से यूज हो जाएगा। इसमें कई रिएक्शंस हैं, हम तो सिंपल एक दो रिएक्शन बता रहे हैं, आपके इसमें बहुत सारी रिएक्शन है, सबके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, स्पेशली वो सब याद रखने हैं। एक होती है कैलगान प्रोसेस, अब पहले सिलेबस में थी अब नहीं है, बट उसकी रिएक्शंस अभी भी पूछ ली जाती हैं। कैलगान प्रोसेस में क्या है, काफी कुछ ये जियोलाइट जैसा ही है। इसमें क्या है, कैलगान का फार्मूला याद कर लीजिए सबसे पहले, Na2 Na4 सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट होता है। अब इसमें जो आपका ये जो सोडियम Na4 है इसी पे वर्क होना है पूरा, तो इसका जैसे ही आप कैल्शियम क्लोराइड या किसी भी आप हार्ड वाटर से किसी भी कंपाउंड से आप रिएक्ट कराएंगे तो इसका जो बाहर का सोडियम है वो जैसा है वैसा ही रहेगा, अंदर वाले सोडियम की जगह पर कैल्शियम आ जाएगा। तो चूंकि 4 सोडियम है इसलिए 2 कैल्शियम आएंगे, और ये देखिए क्या बन गया, कैल्शियम मेटाफॉस्फेट बन जाएगा, और बाकी हमने सोडियम रिमूव किया है तो ये बन जाएगा NaCl। इस तरीके से आप जितने भी कंपाउंड है, सल्फेट है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट है, उन सब पे आपको कैलगान प्रोसेस इस तरीके से दिखाने रहेगी। इसकी कोई एडवांटेजेस डायग्राम वगैरह नहीं है सिलेबस में, लेकिन इसकी रिएक्शंस आप तैयार कर लीजिए, रिएक्शंस रहती हैं। एक होती है इसके बाद आरओ प्रोसेस, आरओ प्रोसेस में कोई रिएक्शन नहीं है। रिवर्स ऑस्मोसिस, इसमें आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि ऑस्मोसिस क्या होता है, ये लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, और इसमें किसको यूज किया जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को। तो इसमें क्या होता है, एक तरीके से फिल्ट्रेशन है, तो रिपीट फिल्ट्रेशन भी आप इसको कह सकते हैं। इसमें रिपीट फिल्ट्रेशन होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा बार बार इसका फिल्ट्रेशन होता है, जिससे आरओ प्रोसेस में हम वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं और हार्ड वाटर को हम सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें रिएक्शन नहीं है आरओ प्रोसेस में, कोई डिसएडवांटेजेस भी नहीं है क्योंकि इसमें कोई केमिकल यूज नहीं होता है। लेकिन इसमें डायग्राम है और ये क्वेश्चन भी छोटा है, 2 या 3 नंबर में ही आता है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनता है, 5 या 10 नंबर में बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा। इन हार्ड वाटर के जितने भी फार्मूले हैं, लाइम सोडा पे है या सिंपली हार्डनेस पे है, इन सब पे मैंने न्यूमेरिकल भी लगा के वीडियो बनाए हुए हैं, 3-3, 4-4 वीडियो न्यूमेरिकल के पड़े हुए हैं, आप वहां से न्यूमेरिकल्स भी देख सकते हैं। अब तो सिलेबस में काफी कुछ न्यूमेरिकल आ गए हैं, पेपर में काफी कुछ न्यूमेरिकल आने लगे हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। आपका अगला टॉपिक इसका है फ्यूल। फ्यूल में क्या है? कैलोरिक वैल्यू। कैलोरिक वैल्यू क्या होती है? रिलीज एनर्जी ऑन बर्निंग ऑफ या कंबशन ऑफ, यूनिट मास ऑफ फ्यूल कह सकते हैं, या 1 ग्राम ऑफ फ्यूल। अगर ये 1 ग्राम ऑफ फ्यूल जलाने पर हमारी जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको स्कैपिंग अलाउ कर देते हैं, यानी इसको फैलना अलाउ कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है? लॉस ऑफ हीट होती है, थोड़ी जो हीट होगी वो लॉस हो जाएगी, जिसको कहा जाता है लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, और इसमें हमारी जो एनर्जी कंजर्व होगी वो बनेगी एलसीबी। अगर इसमें हम डोंट अलाउ स्कैप, अगर हम फैलना अलाउ नहीं कर रहे हैं तो हमारी कोई भी नो लॉस होगी, नो लॉस एनर्जी रहेगा, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगी, और इसमें टोटल एनर्जी कंजर्व होगी, तो वो हमारी कहलाएगी जीसीबी। जीसीबी या इसी कहते हैं एससीबी, एलसीबी या इसी कहते हैं एनसीबी। फार्मूला इसीलिए आपका बनता है जीसीबी इक्वल टू एनसीबी या एलसीबी प्लस लेटेंट हीट। अब इसमें आपके स्पेशली है बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर के थ्रू जो है जीसीबी को कैलकुलेट किया जाता है। कैसे डिटरमाइन करते हैं? एक प्रैक्टिकल होगा इसमें, फिर एक फार्मूला आएगा, उसके थ्रू इसको आप चेंज करेंगे। इसमें क्या होता है? बॉम्ब कैलोरीमीटर के नाम से है, तो इसमें एक वाटर टैंक यानी कि कैलोरीमीटर लिया जाता है, इसमें एक बॉम्ब लिया जाता है जो स्टील का होता है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, इसमें एक क्रूसिबल होती है, सिल्का क्रूसिबल, उसमें इलेक्ट्रोड को रख के यहाँ पर फ्यूल रखा जाता है, इसमें एक थर्मामीटर बना रहता है, पड़ा रहेगा, वाटर जैकेट रहेगी इसमें, जिससे फ्यूल का लॉस रोका जा सके, और इसमें पानी भरा रहता है कैलोरीमीटर। तो जब हम फ्यूल को जलाएंगे यहाँ पर, तो हमारा स्टील का जो बॉम्ब है वो गर्म हो जाएगा, नेचुरली उसकी हीट जो है वाटर में ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस वाटर का टेम्परेचर हम इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करके उससे हम अपना जीसीबी कैलकुलेट कर लेते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है? ये देखिए, स्मॉल w वेट ऑफ वाटर, कैपिटल W इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर, T2 - T1 टेम्परेचर डिफरेंस है, और x आपका हो जाएगा वेट ऑफ फ्यूल। इसके द्वारा आप जीसीबी निकाल सकते हैं, जीसीबी आ जाएगा तो एलसीबी आप आराम से निकाल सकते हैं, उससे ऊपर जो फार्मूला दिया है उससे। ये होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर। अब ये फ्यूल आपका, इसमें एक और चीज है, कोल एनालिसिस होती है, जिसमें कोल को रैंकिंग भी बतानी रहती है, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें स्पेशली न्यूमेरिकल आते हैं, तो ये ड्यूलॉन्ग फार्मूला इसमें यूज होता है। तो ड्यूलॉन्ग फार्मूला के लिए आप मेरे न्यूमेरिकल्स वाले वीडियो देखिए, उसमें बहुत अच्छे से मैंने इसको यूज किया है, वहां पर आप इसको देख सकते हैं। अब इसकी लास्ट यूनिट बची है यूनिट 5, जो पूरा आपका पॉलीमर है और ग्रिग्नार्ड एजेंट है। इसमें हम सबसे पहले आपको ग्रिग्नार्ड एजेंट के बारे में बता दें। ग्रिग्नार्ड एजेंट जो होते हैं ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक का मतलब होता है एल्किल ग्रुप, मेटल, होना तो यही चाहिए, लेकिन हम जो सिलेबस में पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हैलोजन भी। तो यानी कि हमारे पास जो स्पेशली है वो ग्रिग्नार्ड एजेंट है, यानी कि CH3 MgCl, इसको हम पढ़ते हैं।
तो इसमें आपको एक कॉमन क्वेश्चन आता है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं। प्रॉपर्टीज बता दीजिए या यूजेस बात मान लीजिए, वही 8-10 रिएक्शन आपको तैयार करनी है। साथ CH3MgCl का प्रिपरेशन प्लस प्रॉपर्टीज में आप 8-10 रिएक्शन 10 रिएक्शन लगभग इसकी मिला के तैयार कर लीजिए। आपको पॉलीमर वाला भी मैंने एक बहुत बढ़िया 2 वीडियो मेरे बने हुए हैं, उसमें मैंने ग्रिग्नार्ड रीजन की पूरी रिएक्शन उसमें यूज की हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। और स्पेशली इसमें जो आपको जो 2 नंबर में अलग से भी क्वेश्चन आता है और आपके ग्रिग्नार्ड रीजन में तो उसको यूज करते ही हैं, वो उसमें सबसे ज्यादा है कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड इनटू एल्कोहल, तो उसको ध्यान रखना है। 3 से रिएक्शन आपकी होगी फॉर्मल्डिहाइड से, एस्टल्डिहाइड से। अब इसमें आपको ध्यान का रखना होता है, एक एसीटोन लेंगे, जितने कार्बन नंबर आप ले रहे हैं, बस कंफ्यूजन बच्चों को यही हो जाता है कि ये गड़बड़ जो करते हैं कार्बन नंबर पे, जितने कार्बन नंबर आप ले रहे हैं, एक तो आपका ग्रिग्नार्ड रीजन का कार्बन रहेगा और एक इधर लिया है, जब 2 लेंगे तो 2, तो उतने कार्बन आपके प्रोडक्ट में यूज होने चाहिए। अब जैसे इसमें हमने 2 कार्बन लिए हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो हम 2 कार्बन वाला प्राइमरी अल्कोहल बना देंगे। अब इसमें हमने 3 कार्बन लिए हैं, तो हमारे 3 कार्बन यूज होने चाहिए और सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है। बच्चे क्या करते हैं, इसी में कार्बन इधर उधर खा जाते हैं, तो खा जाएंगे या तो बढ़ा देंगे, इसका ध्यान रखना है आपको। ये प्राइमरी अल्कोहल बनेगा फॉर्मल्डिहाइड से, एस्टल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा और आपके एसीटोन से टर्शियरी अल्कोहल बनता है। देखिए हमारे पास 4 कार्बन है, हमें 4 कार्बन का यूज रखना है। जब भी आप कंफ्यूज हो, ऑर्गेनिक में पकड़ने का सबसे सीधा तरीका यही होता है कि आप एक तो कार्बन नंबर पे भी ध्यान दें और दूसरा आप कार्बन की बैलेंसी पे ध्यान दें। अगर 2 चीजें आपकी गलत नहीं है तो 99% आपकी रिएक्शंस सही होती हैं। तो सबसे मेन जो आपको ध्यान रखना है वो यही ध्यान रखना है। अब जैसे ये रिएक्शन जो एल्डिहाइड का कन्वर्जन जो अल्कोहल में होता है थ्रू ग्रिग्नार्ड रीजन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहले तो ग्रिग्नार्ड रीजन सीधे पूछा जाता था, लेकिन अब इस तरीके के भी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने लगे हैं। तो इसमें स्पेशली जो छोटा क्वेश्चन ग्रिग्नार्ड रीजन में बनता है वो यही बनता है बस, कि एल्डिहाइड का कन्वर्जन एल्कोहल्स में 2 एल्डिहाइड आप यूज करेंगे और एक आप एसीटोन यूज करेंगे। मतलब कार्बोनिल कंपाउंड का भी पूछ लेते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड को आप कन्वर्ट कीजिए अल्कोहल में। अब इसके बाद आते हैं पॉलीमर, लास्ट टॉपिक है आपका। मैंने बहुत शॉर्ट में इस वीडियो को कवर किया है, खाली एक इंट्रोडक्शन जैसा है आपका पूरा। बाकी इसमें से जिसमें भी आपको डिटेल चाहिए हो, इस हर टॉपिक पे डिटेल में वीडियो बना हुआ है, आप वहां देख लीजिए। अगर फिर भी आपको कहीं कुछ रह जाता है, 19 जुलाई से आपके पेपर हैं, अभी आपके पास 17-18 दिन का टाइम है, आप मुझे भेज दीजिए, मैं तुरंत आपको वीडियो बना के भेज दूंगी। अभी भी कुछ नहीं बदला है, अभी तक आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तब भी आप ये 10 टॉपिक तैयार कर लीजिए, या जितने भी ये 10-12 जो भी टॉपिक मैंने अभी समय पढ़ाए हैं, इनको आप तैयार कर लीजिए। इनमें से एक आध टॉपिक आप छोड़ भी देंगे तब भी आपका भला हो जाएगा। आप कम से कम आपकी बैक नहीं लगेगी, भले आपकी मेरिट ना आए। और अगर मेरिट लानी है तो आपको बहुत ब्रीफ में और शुरुआत से पढ़ना चाहिए था। 3 महीने जो है आपके पूरे यूटिलाइज करने चाहिए थे। लेकिन अगर अभी तक आप नहीं पढ़े हैं और आप अभी चाह रहे हैं कि आप सिर्फ पास हो जाएं, तो आप इतने टॉपिक जो मैं इसमें बता रही हूँ, इसको पहले इस वीडियो को देख लीजिए। इसके अकॉर्डिंग आपका इंट्रोडक्शन काफी हद तक तैयार हो जाएगा, मतलब 30-40% आपकी थ्योरी तैयार हो गई। इसके बाद इन सब के नोट्स हैं, इन सब के न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल्स आप तैयार कर लीजिए और नोट्स तैयार कर लीजिए, तो आपका 60-70% तैयार हो जाएगा। AKTU के सिलेबस में कम से कम 70% सिलेबस तैयार होता है, तभी आप केमिस्ट्री में पास होने की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पेपर काफी टेढ़ा भी आता है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, एक एक टॉपिक को 3-3, 4-4 तरीके से पूछा जाता है, तो उनके नाम भी आपको याद होने चाहिए सभी के। तो इसलिए कम से कम इतने टॉपिक हैं, इनमें से एक आध टॉपिक ना भी याद हो तब भी कम से कम मिनिमम 10 टॉपिक आपको तैयार करने रहते हैं। 10 में आप 9-8 भी तैयार कर लेंगे तब भी ठीक। आप पॉलीमर जो है, पॉलीमर में देखिए बहुत बढ़िया है, ये भी 20, जैसे एमओटी आपकी 20-25 नंबर कवर करती है, वैसे ये भी 20-25 नंबर का पेपर आपका कवर करेगा। अब इसमें पॉलीमर में है क्या, पॉलीमर शब्द जो जानते हैं, ह्यूग मॉलिक्यूल्स होते हैं, हैवी मॉलिक्यूलर वेट होता है, और इसमें जो यूनिट्स होती हैं वो रिपीटिंग मैनर में अटैच होती हैं। अब इसमें होमोएटॉमिक भी हो सकते हैं, हेटेरोटॉमिक भी हो सकते हैं। तो इसमें एक क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन इनका कई तरीके का है। इसमें थर्मल बिहेवियर पे थर्मोसेटिक, थर्मोप्लास्टिक होता है। उसी तरीके से टैक्टिसिटी के बिहाफ पे, मतलब अरेंजमेंट ऑफ जो ब्रांचेज है उसके बिहाफ पे होता है, तो एटैक्टिक, सिंडियोटैक्टिक और आपका ये आइसोटैक्टिक इस तरीके से है। ग्राफ्ट पॉलीमर, होमोएटॉमिक पॉलीमर और हेटेरोटॉमिक पॉलीमर, इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। अब पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस है वो इसी प्रोसेस को कहते हैं, अरेंजमेंट या अटैचमेंट ऑफ यूनिट्स इन रिपीटिंग मैनर इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। और जो यूनिट्स होते हैं इनको मोनोमर कहा जाता है।
ये जैसे है, ये हो गया पॉलीमर, और इसके जो यूनिट्स हैं ये हो गए मोनोमर, और ये जो प्रोसेस हो गई ये हो गई पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन इसमें दो तरीके का होता है, एडिशन और कंडेंसेशन। एडिशन में नो अदर प्रोडक्ट, कोई भी अदर प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, सिंगल प्रोडक्ट आएगा। दूसरा होता है कंडेंसेशन, इसमें सम स्मॉल मॉलिक्यूल विथ प्रोडक्ट, एक स्मॉल मॉलिक्यूल, छोटे छोटे वाटर है, अमोनिया है, इस तरीके के कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल निकलते हैं प्रोडक्ट के साथ में, ये होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब इसमें आपके इसको कई ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जैसे थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक होता है। तो थर्मोप्लास्टिक में आपके हो जाएंगे, प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक में आपका जितना भी पॉलीथीन है वो पूरा इसके अंदर आ जाएगा। कौन कौन से मॉलिक्यूल है इसमें, पी है, पीएस है यानी पॉलीस्टाइरीन, और इसमें पीएमएमए है, और टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन को कहा जाता है पीटीएफई, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथैलीन। अब इसमें आपको सब में ध्यान क्या रखना है, ये पूरा एडिशन पॉलीमराइजेशन दिखाते हैं तो इनके मोनोमर को ध्यान रखना है। मोनोमर जैसे एथिलीन है, तो एथिलीन में क्या होता है, ये मोनोमर है इसका। तो इसमें इसके जो डबल बॉन्ड है इनको ओपन कर देना। एक एग्जाम्पल हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी सब आप अपने आप कर लीजिएगा। नहीं समझ में आया तो पॉलीमर पर एक पूरा डिटेल में बड़ा सा वीडियो बना है, उसमें देख सकते हैं। अब ये देखिए मैंने ये कर दिया, ये ब्रैकेट लगा दीजिए, जितने मॉलिक्यूल आप एन मॉलिक्यूल कॉमनली लिया जाता है ये बन, ठीक है। आपको सिर्फ इनमें डबल बॉन्ड पे काम करना है। जैसे पीएस है, तो पीएस में क्या होता है, एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह पर बेंजीन रिंग लग जाती, तो बेंजीन रिंग जैसी लगी लगी रहने दीजिए, उस पर आपको काम नहीं करना, आपको सिर्फ डबल बॉन्ड पे काम करना है। तो डबल बॉन्ड पे काम करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए हो गया डबल बॉन्ड, हमने बाहर ओपन कर दिए, बेंजीन रिंग, सॉरी ये 2 नहीं लगेगा, और बेंजीन रिंग जहां लगी हुई थी वहां हम वैसे ही लगा, ये हो गया पीएस। इसी तरीके से जैसे पीएमएमए है, तो पीएमएमए क्या होता है, ये देखिए इसमें दोनों हाइड्रोजन हट जाते हैं और एक CH3 और एक COCH3 लग गया, और यहाँ रहेगा डबल बॉन्ड। तो बस इसमें भी डबल बॉन्ड पे काम किए। टेफ्लॉन में आपके क्या होता है, CF2 डबल बॉन्ड CF2। अब इसमें भी F जो है वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, खाली डबल बॉन्ड पे आपको काम करना। इनके प्रॉपर्टीज हैं, यूजेस हैं, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस। प्रिपरेशन तो मैंने बता दी, मोनोमर तैयार कर रखी है, उनको एडिशन पॉलीमराइजेशन दिखा दीजिए। प्रॉपर्टीज यूजेस आपको नोट्स में मिलेगा, आप वहां से याद कर लीजिए। आपके पास है नोट्स तो अच्छी बात, नहीं मुझे बताइए, मैं भिजवा दूँ। और इसके बाद आपके आते हैं फाइबर, ये प्लास्टिक हो गया। अब आएगा फाइबर, फाइबर में आपके हैं नायलॉन, नायलॉन में आपके दो हैं, नायलॉन 6 और नायलॉन 66, और है टेरिलीन, वो तो एडिशन पॉलीमराइजेशन दिखाएगा, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन दिखाते हैं। तो कंडेंसेशन पॉलीमर अगर पूछे जा रहे हैं तो आप नायलॉन 66 या टेरिलीन को आप दिखा सकते हैं। इनके मोनोमर क्या क्या होते हैं, इसका होता है कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम क्या होता है देख लीजिए, ये होता है कैप्रोलैक्टम। इसमें काम यहाँ पर होना है, मतलब NH और CO के बीच से तोड़ देना है हमको। ये आपका नायलॉन 6 बन गया, वो ऊपर लगा दीजिए, ये बॉन्डिंग आगे बढ़ा दीजिए। नायलॉन 66 में दो मोनोमर यूज करते हैं, एडिपिक एसिड और हेक्सामेथाइलिन अमीन। ये होता है एडिपिक एसिड, और प्लस आ जाएगा हेक्सामेथाइलिन अमीन। अब देखिए इसमें क्या चांसेस हैं, इसका जो ये हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है ये इसके OH को लेकर निकाल देगा, तभी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इसको कहा जाता है। इसमें वाटर मॉलिक्यूल देखिए एलिमिनेट हुआ। अब जब इधर से हमने OH निकाला तो इधर से भी OH निकला होगा, तो ये आपका बनेगा, यहां से बॉन्ड ओपन कर दीजिए, उधर से हमने हाइड्रोजन निकाला है, इधर से भी हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये देखिए ये हेक्सामेथाइलिन। टेरिलीन में आपके सेम कंडीशन रहेगी, बस मोनोमर इसकी चेंज हो जाते हैं। इसमें मोनोमर यूज होते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरेप्थेरिक एसिड।
टेरेफ्थैलिक एसिड आपका वही है COH, इसका OH इसके हाइड्रोजन से अटैच हो जाएगा एक साइड से, और बिल्कुल सेम आपने जैसे बनाया है, जैसे आपने नायलॉन 66 बनाया वैसे इसको भी अटैच कर दीजिए। और ये देखिए मैंने यहाँ पर आपको तोड़ के दिखा रहे हैं, स्ट्रक्चर मोड़ दिया है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा सिंगल लाइन स्ट्रक्चर बनाइए जैसे नायलॉन 66 बना वैसे ही ये भी, इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो ये हो गया 5O। अब आपके आते हैं इलास्टोमर। इलास्टोमर में आपके स्पेशली है रबर। रबर में आपके है ब्यूनाएन, ब्यूनाएस, और है नियोप्रीन। लास्ट टॉपिक है, 5 मिनट और है बस। इन सब के प्रॉपर्टीज हैं, यूजेस हैं, कम से कम 5 प्रॉपर्टी 5 यूजेस सबके बताइए। कभी कभी थोड़ा बहुत आप मिक्सिंग कर सकते हैं क्योंकि सभी प्लास्टिक हैं, तो इनमें सब में वही होता है कि ये मॉइस्चर रेजिस्टेंट होते हैं और अधिकतर आपके इंसुलेटर हैं। तो बस टेफ्लॉन को याद रखिए, टेफ्लॉन नॉन स्टिक वेयर में यूज होता है। एक आध हो सकता है कंडक्टिव पॉलीमर हो, उनको भी ध्यान रखिएगा। अब रबर का क्या है, इसका जो मेन मोनोमर होता है वो आइसोप्रीन होता है। आइसोप्रीन क्या होता है, ब्यूटाडाइन आप बनाइए, ये ब्यूटाडाइन है। अब इसी में अगर इस हाइड्रोजन को हटा के हम इसकी जगह पर CH3 अटैच कर दें तो ये हो जाता है आइसोप्रीन। अब ये आइसोप्रीन जो होता है ये 2 फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसका पॉलीमराइजेशन हो सकता है कि इसमें क्या होता है कि एक सिस फॉर्म इसकी आती है, ये नहीं आप रखिए यहाँ पर, एक सिस फॉर्म है जिसमें CH3 और हाइड्रोजन को एक साइड रखा गया है। ओपन कर दीजिए, ये पॉलीमराइजेशन हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये सिस फॉर्म है, ये हो जाती है नेचुरल रबर। और इसी में अगर आप ट्रांसफॉर्म दिखा रहे हैं, पॉलीमराइजेशन के बाद ही बनता है ये, CH3 को हमने ऊपर दिखा दिया और हाइड्रोजन को नीचे दिखा दिया, देखिए ये हो जाएगा गटा पर्चा या सिंथेटिक रबर। अब आप देख लीजिए जरा ब्यूनाएन, ब्यूनाएस का क्या है, ब्यूनाएस, ये ब्यूटाडाइन, SBR इसको कहा जाता है, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्यूटाडाइन पे स्टाइरीन का रिएक्शन होता है। ये देखिए ये ब्यूटाडाइन है, ब्यूटाडाइन में कॉर्नर के डबल बॉन्ड जो है बीच में आ जाएंगे पॉलीमराइजेशन के बाद, ये स्टाइरीन से रिएक्शन करेंगे। स्टाइरीन में एथिलीन में एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह पर बेंजीन को अटैच कर दिया जाता है। अब ये अटैच करेंगे, एडिशन पॉलीमराइजेशन दिखाएंगे, तो ये देखिए पॉलीमराइजेशन पे बहुत बढ़िया मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आपको अगर पढ़ा हुआ है आपका तो आप इतने से भी काम चला लेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए, बहुत बढ़िया, उसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर मिलेगा। ये देखिए बन गया आपका SBR। अब इसी में अगर आपको ब्यूटा N बनाना है, NBR नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर कहा जाता है, तो उसमें क्या करते हैं आप, इसमें जैसे बेंजीन रिंग लगी हुई है तो इसमें एक्राइलोनाइट्राइल का यूज किया जाता है, जिसमें बेंजीन रिंग की जगह पर साइनाइड लगा रहेगा। तो आपका हम फाइनल स्ट्रक्चर बनाते रहे, उसमें क्या बनेगा, उसका मोनोमर आपका रहेगा ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल में क्या होता है, स्टाइरीन में जैसे आप बेंजीन रिंग लगाते हैं उसमें यहाँ पर साइनाइड लगा दीजिए, ये आपका बन गया NBR। इन सब के प्रॉपर्टीज हैं, यूजेस हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, उनको जरूर याद कर लीजिएगा। ये सिर्फ आपको 50% मार्किंग दिलाएंगी रिएक्शंस।
अगर आपको डिटेल में पूरे नंबर चाहिए तो आपको प्रॉपर्टीज यूजेस लिखना पड़ेगा। थ्योरी लिखना कंपलसरी होता है, लेकिन मेन आपका जो चेकिंग होती है, जो मार्क्स देने वाले चीजें हैं, वो है स्पेशली रिएक्शंस, डायग्राम्स, हेडिंग्स, इन पे ध्यान देना है। बाकी लिखना थ्योरी भी जरूरी है, क्योंकि 40% मार्किंग आपकी थ्योरी की भी होती है। अब इसका लास्ट है आपका नियोप्रीन, जिसको पॉलीक्लोरोप्रीन भी कहा जाता है। ये क्योंकि क्लोरोप्रीन से बनता है। क्लोरोप्रीन होता क्या है, ब्यूटाडाइन में ही आप इसमें हाइड्रोजन को हटा के बार-बार मैं हाइड्रोजन बना देती हूँ, इसमें Cl को अटैच करना है और बाकी पूरा वही प्रोसेस है आपका। जब इसको आप पॉलीमराइज कराएंगे तो बस वही करना है, इसको बीच में डबल बॉन्ड आपका ले जाना है। पॉलीमर की सबसे खास बात यही आपको ध्यान रखनी है, इसके ब्रांचेस पे कोई वर्क आपको नहीं करना है। ब्रांच जहां जैसी है उसको वैसे ही उठा लीजिए। ये बन गया नहीं। ये खत्म हो गया है पॉलीमर भी। लगभग आपका 5 यूनिट का मैंने जो मेन क्वेश्चंस थे वो सब खत्म कर दिए हैं। पॉलीमर में आपके कुछ और भी थ्योरेटिकल टॉपिक हैं, उनको मैं 1 मिनट में बता दे रही हूँ आपको। जैसे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, तो जो बायोलॉजिकली डिग्रेड हो सकते हैं, क्योंकि पॉलीमर तो हम लोग जानते हैं प्लास्टिक है, वो कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन कुछ पॉलीमर जैसे है आपके सेलुलोज है, प्रोटीन है जिससे हमारी बॉडी बनी है, स्टार्च है, ये सब जो है ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं। तो इनका नाम याद कर लीजिए, डिफिनीशन और इनके यूजेस याद कर लीजिए। आगे आपका है पॉलीमर ब्लेंड, मिक्सिंग की जाती है। भाई इंसान है तो उनको बसर नहीं है सिंपल पॉलीमर से, तो वो क्या करते हैं, पॉलीमर की मिक्सिंग करते हैं। पॉलीमर मिक्सिंग में 2 तरीके के पॉलीमर बनते हैं, एक बनता है पॉलीमर ब्लेंड और एक बनता है पॉलीमर कंपोजिट। पॉलीमर ब्लेंड जो होते हैं उसमें जो है इंडिविजुअल जो होते हैं उनको रिमेन्स, इंडिविजुअल जो होते हैं वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। जैसे आपने पानी पे तेल डाला तो पानी अलग दिख रहा है, तेल अलग दिख रहा है, तो ये आपके ब्लेंड एक तरीके से बना रहा है। और कंपोजिट में क्या होगा, पानी और शक्कर को मिला दीजिए आप, तो मतलब वो दोनों मिलकर एक नई चीज बना रहे हैं, न्यू थिंग बनेगी, तो ये पॉलीमर कंपोजिट हो जाते हैं। पॉलीमर कंपोजिट में 2 तरीके की चीजें होती हैं, एक मैट्रिक्स होता है जो एक लिक्विड या एक बेस बनाता है कंपोजिट का, एक रेनफोर्सिंग मटेरियल होता है। तो रेनफोर्सिंग मटेरियल को मैं हल्का सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। रेनफोर्सिंग मटेरियल आपके पास 3 तरीके का होगा। एक पार्टिकल होगा जिसमें लार्ज पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल होगा। एक फाइबर होगा, फाइबर में डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस यानी कि रैंडम फैले हुए फाइबर होते हैं कि अरेंज है, उस तरीके से होंगे। और एक आपका होता है स्ट्रक्चरल, जिसमें आपके लैमिनार और सैंडविच बनता है जाके। ठीक है, ये पॉलीमर ब्लेंड और कंपोजिट हो गए। और लास्ट में आपका बनता है कंडक्टिंग पॉलीमर, क्योंकि अब बहुत से पॉलीमर ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में भी बिहेव करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भी काफी कुछ आपको कंडक्टर और सेमी कंडक्टर के बारे में, यानी कि कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड और यही सब कुछ पढ़ना। ये पूरे आपके टॉपिक जो है थ्योरेटिकल टॉपिक है। ये सब आपका पॉलीमर भी हो गया है। इसमें खाली एक आपका केवलार बचा है और आपका वल्कनाइजेशन बचा है। तो वल्कनाइजेशन देख लीजिए, 1 मिनट में हम वो भी बता दे रहे हैं। नाम इसलिए बता दे रहे हैं कि आप भूले नहीं। वल्कनाइजेशन में क्या होता है, आइसोप्रीन को जब सल्फर के साथ अटैच कर दिया जाए, अब ये आइसोप्रीन लिंक है, इनको जब आप सल्फर के साथ अटैच कर दें, अच्छा यहाँ डबल बॉन्ड फिर नहीं रहेगा, कार्बन की वैलेंसी नहीं पूरी होगी, तो जब आप आइसोप्रीन की यूनिट्स को सल्फर के साथ अटैच कर देते हैं या सल्फर के साथ इनको रिएक्ट करा दिया जाता है, तो ये जो बॉन्डिंग बन जाती है इसको कहते हैं वल्कनाइजेशन। ये स्ट्रेंथ बढ़ाता है, पॉलीमर की स्ट्रेंथ को, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको इनहेंस करता है, यानी कि बढ़ाता है, उनको इंक्रीज करता है। इसी तरीके से केवलार में क्या है, केवलार आपका काफी कुछ नायलॉन 66 से ही है। नायलॉन 66 में जैसे आपके यूज होता है हेक्सामिथाइल अमीन और एडिपिक एसिड, तो इसमें आपके टेरेप्थेलिक एसिड यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड यूज होगा। जैसे इसमें CH244 रहता है, इसमें CH244 ना होकर उसकी जगह पर एरोमेटिक रिंग रहेगी। ये देखिए ये यूज करेंगे, यानी कि ये टेरेप्थेलिक एसिड यूज हो जाता है एक। और दूसरा होता है
एक मिनट, ये COCl आपका रहेगा, सॉरी ये COCl रहेगा। बस मैं अभी बना रही हूँ उसको। नाम इसलिए याद दिला दिया, केवलार वैसे आपके लिए बहुत वो नहीं है, लेकिन ये है कि याद दिला दें, बाई चांस बच्चे भूल ना जाए तो। अच्छा, एक चीज का और भी ध्यान रखना है कि जैसे आपसे कभी पॉलीएमाइड्स या पॉलिस्टर पूछे जा रहे हैं, तब भी आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके के कंपाउंड है, जैसे नायलॉन 66 है या केवलार है, तो इनमें सब में अमीन का यूज हो रहा है। तो इनमें ध्यान रखना है कि पॉलीमाइड या पॉलिएस्टर अगर आपसे पूछे जा रहे हैं तो उनको भी आप बता सकते हैं, क्योंकि पॉलीमर में बड़ा प्रॉब्लम है कि किसी भी नाम से कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसलिए इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी कुछ आपके नायलॉन 66 से ही मिलता जुलता ये कंपाउंड होता है। बस इसमें यही है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और जो आपका नायलॉन 66 है वो एलिफेटिक कंपाउंड होता है। तो उसी तरीके से आपके इसमें अमोनिया इसमें HCl निकलेगा। तो इस तरीके से जैसे इसमें हेक्सामिथाइलिन अमीन ही यूज़ किया जाता है, तो ये देखिए ये हो जाएगा NH। ये कुछ बॉन्ड नहीं है, ये बना है NHH। तो इसमें भी HCl जो है ये Cl को लेके निकल जाएगा, और इसको अटैच करा दीजिएगा। जैसे आपका ये देखिए COCl आपने यूज़ किया है, तो यहाँ पर यहाँ से बॉन्डिंग ओपन हो जाएगी। इसमें 2 एरोमेटिक रिंग आपकी दिखाई देंगी, ये CO और फिर देखिए NH। ये एमाइड ग्रुप आप देख रहे हैं CONH लगा हुआ है, इसलिए एमाइड्स में अगर पॉलीमर पूछा जा रहा है तो आपको केवलार के बारे में ही बताना। आई थिंक मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है बहुत कम टाइम में, और एक आपका 25-30